अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक होंगे। और आज है जुमे का दिन और आज का आगाज़ इस दुआ के साथ और इन अच्छी बातों के साथ कि अल्लाह ताला तमाम तर लोगों की जो वालदैन हैं उनका साया उनके सरों पर रखे और तमाम तर जितने भी लोग हैं जो अपने वालदैन के साथ रहते हैं या वालदैन से दूर रहते हैं किसी भी वजह से, हर हाल में अल्लाह ताला हमारे माँ बाप को सलामत रखे। और अभी जब सुबह मैं मेकअप रूम में रेडी हो रही थी तो हमारी जो करस्पॉन्डेंट हैं अनुषे अचानक से वो रोती हुई आई और उन्होंने कहा कि उनकी वालदा जो हैं उनको हार्ट अटैक आया है। और यकीन करें कि बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे कि समझ नहीं आया कि बंदा क्या कहे। और वो उनकी जो वालदा हैं अल्लाह ताला उनको सेहत दे और अभी डेफ़िनेटली वो उनको हॉस्पिटल लेकर गए हैं। तो हम सब दुआ करते हैं कि अनुषे की अम्मी को अल्लाह ताला जल्द अज़ जल्द सेहतियाब करे और उनको इस मुसीबत से, इस बीमारी से, इस परेशानी से जल्द अज़ जल्द बाहर निकालें। क्योंकि ये जो वालदैन होते हैं ना, ये इनका कोई मोल नहीं होता, ये अनमोल होते हैं। और अगर इनको कांटा भी चुभ जाए ना तो इंसान इतना परेशान हो जाता है जैसे उसको लगता है कि आपकी अपनी ख़ुद की जान निकल रही है। मतलब अगर आप ये सुनते हैं, आप काम पर हैं, आप किसी जगह मौजूद हैं और आपको ये पता चलता है कि जी आपके घर में कोई परेशानी हो गई है, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि इंसान की उस वक्त क्या कैफ़ियत होती है। और ख़ास तौर से जो हम ऑन स्क्रीन लोग होते हैं या मीडिया के लोग होते हैं जिनको हर हाल में अपने टाइम पर अपनी चीज़ें करनी होती हैं और वो किसी ऐसी जगह पर स्टक होते हैं कि वो फ़ौरी से अपने घर वालों के पास नहीं पहुंच पाते, तो उनकी परेशानी जो है वो दुगनी हो जाती है। तो जुमे के दिन का आगाज़ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के वालदैन की उम्रों में बरकत दे, लंबी उनकी उम्रें करे और उनके साए हमें हमारे सलों पर सलामत रखे। क्योंकि दुनिया में आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं, माँ और बाप का कोई नेमुल बदल नहीं होता। आपकी जो फैमिली है वो अनमोल है, वो प्राइसलेस है। ये हमारी माँओं की दुआएं होती हैं, हमारे वालदैन की दुआएं होती हैं कि हम ज़िंदगी के हर मौके पर आगे बढ़ते हैं। और मुझे हमेशा जब भी मैं किसी को इस हवाले से रोता देखूं या परेशान देखूं कि वो अपनी माँ को याद कर रहा है या बाप को याद कर रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं इसकी मदद किस तरीके से की जाए। या ये इसको तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि सब्र करें, क्योंकि इससे इशू ये होता है कि आप कैसे कह सकते हैं कि किसी की माँ या वालदैन दुख में हैं, तो आप उसको जब ये कहते हैं ना कि सब्र करें, तो आप ख़ुद ये सोचते हैं कि मैं कैसे ये बात कह सकता हूँ। आप ख़ुद ये सोचते हैं कि मैं किस तरीके से जो है ये लफ्ज़ बयान कर सकता हूँ। खैर, अल्लाह ताला हमारी जो करस्पॉन्डेंट हैं उनकी वालदा को सेहत दे और हम सब के वालदैन को सलामत रखे। शो का आगाज़ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अच्छा जनाब, आगे बढ़ते हुए आज जिस मौजू के ऊपर मैं बात करने जा रही हूँ वो मौजू कुछ इस तरह का है कि हम सब की ज़िंदगियों में परेशानी होती है, हम सब की ज़िंदगियों में टेंशन होती है। और ये परेशानी और ये टेंशन जो है वो इस तरीके से होती है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो हर चीज़ को हावी कर लेते हैं और फिर डिप्रेशन बना लेते हैं। तो डिप्रेशन जो है जब ये बन जाता है और जब इसको हावी कर लिया जाता है तो ये एक बीमारी की कैफियत इख्तियार कर जाता है। आज हम बात करेंगे कि डिप्रेशन क्यों होता है, स्ट्रेस लेवल जो है वो किस तरीके से कम किया जा सकता है और कौन सी ऐसी 5 चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। तो जनाब, ये जो 5 चीज़ें हैं ये कुछ इस तरीके से हैं कि आपने जब भी आपको फ़ील हो कि आप स्ट्रेस में हैं, आप डिप्रेस हैं, आपकी शादी का कोई इशू है, आपके नौकरी का कोई इशू है, आपको आपकी कोई ब्रेकअप वाली सिचुएशन है, आपके जो लाइफ है, जो आपका रिलेशनशिप है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का है या आपके फैमिली मेम्बर्स में से किसी के भी साथ है या बहन भाई हैं जो भी हैं, वो अगर अच्छा नहीं है या किसी से कतई ताल्लुक़ ही है, आप स्ट्रेस में हैं, आप परेशान हैं, तो जाहिर सी बात है इस स्ट्रेस से निकलने का वाहिद ज़रिया आप ख़ुद हैं, क्योंकि आप अपनी मदद आप कर सकते हैं। तो आपने करना ये है कि रोज़ाना आपने करनी है अच्छी सी एक्सरसाइज, रोज़ाना आपने करनी है वॉक। इसके अलावा आपने खाने में अच्छी डाइट लेनी है एंड देन आपने इस बात का बहुत ख्याल रखना है कि डिप्रेशन जो है वो सबसे पहले आपका जो सोशल सर्कल है, आपकी जो खुशी है, आपका जो ब्रेन है, आपका जो न्यूरॉन सिस्टम होता है ब्रेन में, उसके ऊपर अटैक करता है और ये आपको तन्हा कर देता है।
लोनलीनेस जो है ना, वो डिप्रेशन की पहली कहना चाहिए सीढ़ी है। ये आपको तन्हा करता है, आप अपनी बात किसी से शेयर नहीं कर पाते, आप अंदर ही अंदर घुल रहे होते हैं। हाँ, जो आपके ऐसे दोस्त हैं जिनको मिल के आपको ये प्रॉब्लम होती है कि वो आपको मज़ीद डिग्रेड करते हैं, या ऐसे दोस्तों से दूर रहना जो आपको मज़ीद स्ट्रेस फील कराते हैं, जिनसे आपको देख के बात करके स्ट्रेस होता है, ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहिए। और अपना सोशल सर्कल इन्हेंस कीजिए, तन्हाई से दूर जाइए। सोशल सर्कल इन्हेंस करने का मतलब बिल्कुल ये नहीं होता कि आप जो है वो पार्टीज़ करें, घरों से बाहर जाएं या घूमें फिरें या अपने घर से बेपरवाह हो जाएं। आप अपना सोशल सर्कल एक अच्छे दोस्त के साथ भी बढ़ा सकते हैं जो कि आपसे करे ढेर सारी पॉजिटिव बातें। यकीन माने, अगर आपका दोस्त, एक दोस्त जो भी कोई हो, अच्छा दोस्त है, आपकी अच्छी बहन है, आपकी फैमिली में किसी से भी अच्छी बॉन्डिंग है, और वो एक शख्स ही आपके साथ में पूरी दुनिया की ढेर सारी पॉजिटिव बातें शेयर करता है, तो दैट्स फाइन इनफ। अच्छे दोस्तों का इंतखाब करें, रोज़ाना 20 मिनट वॉक करें, यह आपकी ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करता है, आपके न्यूरॉन्स को पॉजिटिव मैसेज भेजता है। इसके अलावा खाने का ख्याल करें, क्योंकि डिप्रेशन में भूख उड़ जाती है। जब डिप्रेशन होता है तो आप का जो मैदा है ऑब्वियसली वो एम्प्टी होता है, आप एंजाइटी फील करते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ कि आपने जो अपनी स्पिरिचुअलिटी है, आप किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप अपने मज़हब के करीब जाएं। आप जिस चीज़ को भी फॉलो करते हैं आप उसके करीब जाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करें कि खामोश ना बैठें। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी बातें लोगों से शेयर करें, और अगर इन लोगों में आपके अपने घर वाले, वालिदैन और बहन भाई शामिल हैं तो ये बेस्ट तरीन बात है, क्योंकि जो राज, जो सीक्रेट आपकी वालिदैन, आपकी माँ, आपकी बहनें आपका रख सकती हैं, शायद वो आपकी कोई दोस्त इतना लंबा प्रॉमिस ना निभा सके। अच्छा, एक और काम भी आपने करना है साथ साथ, और आपने वो ये काम करना है कि जब भी आप ये देखें कि आपको डाउन लग रहा है, यानी यू आर फीलिंग डाउन, और आपका बहुत ज़्यादा जो है वो दिमागी तौर पर आप ये सोच रहे हैं कि सब कुछ ख़त्म हो गया, तो आप ये सोचें कि ये सोच दिलाने वाला वो पहला शख्स कौन था जिसने आपको ये बताया कि यू कैन नॉट डू इट, आपसे नहीं होगा, आप नहीं कर सकती या आप नहीं कर सकते। वहीं से आपने वो अज़्म लेना है, वो अज़्म लेके उठना है कि नहीं, आई कैन डू इट, और बड़ी पॉजिटिव इंटेंशन के साथ राइट वे में मेहनत करनी है। क्योंकि इंटेंशनली या अनइंटेंशनली जब भी डिप्रेशन होता है उसकी वजह यही होती है कि आप कहीं ना कहीं एहसास कमतरी का शिकार होते हैं। आपको लगता है दुनिया बहुत आगे जा चुकी है और आप बहुत पीछे हैं। कोई आगे नहीं होता और कोई पीछे नहीं होता। जहाँ से आप शुरुआत करते हैं वहीं से सवेरा होता है। तो जहाँ से जागो वहीं से सवेरा। खुश रहिए, वॉक कीजिए, अच्छा खाइए, अच्छे दोस्तों का इंतखाब कीजिए। इसके अलावा अपना जो सोशल सर्किल है उसको मजबूत कीजिए। अपने इर्द गिर्द से जो नेगेटिव दोस्त हैं उनका खात्मा कीजिए। तो ये तो जनाब टिप है डिप्रेशन से बाहर आने की। अच्छा, व्हाट वी हैव नेक्स्ट, हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है आपके लिए बड़ा अच्छा सा टोटका। अब ये जो टोटका है, ये टोटका कुछ इस तरीके से कि गर्मी दाने अगर आपको हो गए हैं तो गर्मी दानों का जो आजमूदा टोटका है उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने लेने हैं नीम के पत्ते, 1 मुट्ठी मुल्तानी मिट्टी, 2 खाने के चम्मच और फिर अरके गुलाब हस्बे ज़रूरत। अच्छा, फिर आपने क्या करना है कि जो नीम के पत्ते हैं पीस कर आपने उसका पेस्ट बना लेना है। उसके बाद आपने उसमें मुल्तानी मिट्टी, अरके गुलाब मिलाकर जो है हमवार उसका लेप जो है वो तैयार कर लेना है। ये लेप गर्मी दानों पर लगाएं और 15 से 20 मिनट तक लगा रहने दें। जब खुश्क हो जाए तो ठंडे पानी से धो लें। जल्द को ठीक जो है वो ठंडक भी पहुँचेगी। ये आपकी जो इरिटेशन है, जो इचिंग है उसको कम करेगा और गर्मी दाने जल्द ख़त्म होंगे। और ये अमल रोज़ाना दिन में 1 बार करें तो देखिए फिर आपको कितना ज़्यादा जो है इसका फ़र्क महसूस होगा। अच्छा जी, अब चलते हैं सिटी अपडेट्स की जानिब। और सिटी अपडेट्स जो हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि पहले सोने की बात कर लें। चलिए जी, सोने की बात कर लेते हैं। और क्या चल रहा है जी गोल्ड मार्केट में, सोना जो है वो सस्ता हो गया है एंड दैट्स रियली ग्रेट कि सोना सस्ता हो गया है। आलमी मार्केट में जो सोना है वो $34 सस्ता होकर $3,276 फ़ी औंस तक गिर गया है। अच्छा जी, ये बड़ी अच्छी बात है। 1 तोला सोना $3,400 सस्ता हो गया है। 1 तोला सोने की कीमत कम होकर $3,45,800 पर आ गई है। और 10 ग्राम सोना $2,915 सस्ता होकर $2,96,467 का हो गया है। 1 तोला चांदी की कीमत जो है वो ₹70 कमी से $3,427 पर आ गई है। अच्छा, अब जो है चलते हैं सेल्स की तरफ। सेल्स लगी हुई हैं कहाँ कहाँ।
सेल्स लगी हुई हैं जनाब खाड़ी पे और लाइमलाइट पे। लाइमलाइट पे जो सेल है वो है 40% ऑफ एंड जो खाड़ी पे सेल है वो है 70% ऑफ। तो जाएं ख़रीदें और फ़ायदा उठाएं। अच्छा, इसके बाद जो है वो आपके साथ में हम शेयर करेंगे दालों के रेट्स। दाल जो है उसके क्या रेट्स हैं। माश की दाल जो है वो है 405 पर। फिर आपकी फेवरेट कौन सी दाल है? मैं तो हमेशा पहले माश की दाल का जिक्र करती हूँ। फिर उसके बाद जो है मूंग की दाल के होलसेल प्राइस जो हैं वो हैं 310 और फिर उसके बाद मसूर की दाल जो है उसके होलसेल प्राइस हैं 250 एंड देन वी हैव दाल चना जिसके होलसेल प्राइस हैं 340 और फिर काबली चना जो है उसके होलसेल प्राइस हैं 310। अच्छा जी, इसके बाद अब कुछ बात कर लेते हैं गोश्त, चिकन, अंडों का। तो जी गोश्त जो है यानी कि जो बीफ बचिया है वो है 1150 और फिर उसके बाद जो चिकन है वो है जी 650, अंडे हैं 260 रुपये दर्जन और मटन जो है वो है 2000 किलोग्राम। तो ये तो हैं सिटी अपडेट्स जो मैंने आपके साथ में शेयर की। लेकिन अब कुछ जिक्र करते हैं और बात करते हैं कि भाई मौसम का क्या हाल है। और दिन ब दिन जो है वो मौसम तेज़ी से करवट ले रहा है। जनूबी पंजाब और दीगर जो एरियाज़ हैं वहाँ पर शदीद बारिशों की पेशगोई भी की गई है और इस तरह की खबरें भी सामने आई हैं कि वहाँ पर जो मौसम है वो अब थोड़ा बेहतर होगा, जिसकी वजह से हो सकता है कि थोड़ी बहुत बेहतरी मौसम में आ जाए। तो जनाब ये इसके हवाले से मैंने आपको बताया। कराची में मौसम जो है आज दिन भर कैसा रहेगा। हेयर वी हैव 11 AM 36 सेंटीग्रेड, 12 PM 37 सेंटीग्रेड, 1 बजे 38 एंड 2 बजे भी 38 सेंटीग्रेड रहेगा। तो मौसम की ये सूरत हाल है जो हमने आपके साथ में शेयर की। करेंसी रेट्स की जाने बढ़ते हैं और जो करेंसी रेट्स हैं वो क्या है। करेंसी रेट्स पता करना बड़ा ज़रूरी होते हैं क्योंकि जो लोग करेंसी से वाबस्ता हैं उनके लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर 183, कैनेडियन डॉलर 201, यूरो जो है 320 और कुवैती दिनार जो है वो 915 पर है। एंड देन वी हैव यूके पाउंड 375, सऊदी रियाल 75, स्विस फ्रैंक 317 एंड यूएस डॉलर 282 पर है। तो ये तो हो गए जी हमारे करेंसी रेट्स। अब हम बढ़ते हैं वेजिटेबल प्राइसेस के ऊपर और वेजिटेबल के जो प्राइसेस हैं वो स्टैटिक हैं, मगर आप रोज़ाना डिफरेंट प्राइस पर ये सब्जियां लेके आते हैं, जिनमें खीरा जो है बहुत सारे लोग आजकल ख़रीद रहे हैं गर्मियों की वजह से। टमाटर है जी 29 पर और उसके बाद हमारे पास क्या है प्राइस लिस्ट में, आलू बड़ा बेनिफिशियल है आंखों के लिए, 69 पर है ये। लहसुन जो है ये 196 पर है और उसके बाद अदरक जो है वो 391 पर है और फिर उसके बाद गाजर जो है वो 100 रुपये पे है। फिर उसके बाद तुरई जो है वो 81 पे है और फिर उसके बाद लौकी जो है वो 46 पर है एंड वी हैव फूल गोभी 92 पर है और फिर उसके बाद जो है खीरा वो 115 पर है एंड देन व्हाट वी हैव नेक्स्ट, भिंडी 138 एंड वी हैव प्याज 35 एंड व्हाट इज़ नेक्स्ट इज़ मी। यस, तो जनाब अब हमने आपको बता दिए हैं सब्जियों के रेट और हमने आपको बताया मौसम का हाल। अब आपको बताएंगे कि फ़्लाइट्स की क्या है चाल। लेकिन इस ब्रेक के बाद क्योंकि ज्वाइन करेंगे थोड़ी सी देर में हमें हमारे सीनियर करस्पॉन्डेंट खुर्शीद भाई और हम आपके साथ में शेयर करेंगे टॉप स्टोरीज। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। तो न्यूज़ सेशन में आपको कहेंगे खुशामदीद। अच्छा जनाब, अभी आपको बताते हैं कि भारत में बहुत कुछ हो रहा है और भारत की जानिब से एक के बाद एक इल्ज़ाम लगाने का जो सिलसिला है वो जारी और सारी है। आपको बताते हैं ये अहम खबर कि आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि भारत के किसी भी फौजी मिस एडवेंचर का फौरी भरपूर जवाब दिया जाएगा। ये कहा है हमारे आर्मी चीफ ने। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर ने कहा है कि भारत के किसी भी फौजी मिस एडवेंचर का फौरी और भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान इलाकाई अमन का अज़म किए हुए है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर ने टिला फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा किया। आर्मी चीफ ने हैमर स्ट्राइक मश्क का मुशाहिदा किया। आर्मी चीफ ने फौजियों से खिताब करते हुए कहा कि कौमी मुफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारी तैयारी और अज़्म पक्का है। पाकिस्तान इलाकाई अमन का अज़्म किए हुए है। हमारा कौमी मुफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयारी और अज़्म पक्का है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने
कौम की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए मुसल्लह अफवाज के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इयादा किया। आर्मी चीफ ने अफसरों और जवानों के बुलंद हौसले को सराहा, उनके जज्बे को पाक फ़ौज की ऑपरेशनल महारत करार दिया। ISPR के मुताबिक पाक फ़ौज की मंगला स्ट्राइक कोर की जानिब से फील्ड ट्रेनिंग मश्क की गई। तो ये तो जनाब एक अहम खबर जो कि हमने आपके साथ में शेयर की। इसके अलावा एक और अहम खबर जो है वो आपके साथ में शेयर करते कि जी भारत में मज़ीद जो है वो किस तरह की हरकतें की जा रही हैं और भारत में किया क्या जा रहा है। जी भारत में तो इतने इल्ज़ामात और इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला जारी है कि अब जो पाक भारत कशीदगी है वो इतनी बढ़ गई है कि शहरी आबादियों में जंगी सायरन लगाने की हिदायत कर दी गई है और कहा गया है कि जी अब सायरन बजाए जाएंगे जो आबादियां हैं वहाँ पर। जी हाँ, लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय अफवाज की जानिब से कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र शहरी आबादी को बर वक्त वार्निंग देने के लिए सायरन सिस्टम की तनसीब के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। तो ये तो जी आज की आम खबरें जो हमने आपके साथ में शेयर की। अब कुछ बात करते हैं और आपको बताते हैं कि जी क्या हो रहा है हमारे एयरपोर्ट सिस्टम से रिलेटेड, फ़्लाइट्स का क्या सूरत हाल है। और आज एक बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि आपके साथ में शेयर करूंगी। हज की जो पहली फ़्लाइट है वो आज रवाना हुई है। इस पर बात करने के लिए हमारे ब्यूरो चीफ कराची और खुर्शीद भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे अशरफ भाई, आप ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक, बिल्कुल। अच्छा अशरफ भाई, पहली हज फ़्लाइट गई है, ज़रा सा बताएं इसके बारे में, क्या अपडेट्स हैं, क्या इनसाइड स्टोरीज़ हैं? जी, कराची से पहली हज परवाज़ गई है। हाँ। तो जिसमें लाहौर, इस्लामाबाद वगैरह हम लोग खुर्शीद हम लोग जो मिल के दे रहे थे, तो आज पहली परवाज़ गई है PIA की आज़मीन हज को लेके। हाँ। और ये मैं एयरलाइन बताऊं 743 PK और यहाँ 397 हुज्जाज कराम को लेके मदीना कराची से रवाना हुई है। सही। और मजमूई तौर पर देखें कराची, लाहौर, इस्लामाबाद ये मजमूई तौर पर 2500 हुज्जाज कराम को ले जा चुके हैं। हाँ। और तकरीबन 35,000 के करीब जो हैं, यानी सरकारी कोटे पर जो हमने हज के ऊपर किया था, तो वो PIA की खुसूसी परवाज़ों के जरिए लेके जाएंगे। हाँ। अब ये जो सिलसिला है इसमें बोइंग जो है 777 भी जा रहा है, A320 भी लेके जा रहे हैं। बोइंग 777 आपको पता है 400 पैसेंजर के करीब लेके जाते हैं और ये बोइंग जो है वो तकरीबन 183 होते हैं। अब ये सिचुएशन, इसकी खुसूसी परवाज़ें जो हज के लिए PIA ने रखा है और ख़ास तौर पर हर साल हज के मौके पर PIA की खुसूसी परवाज़ें होती हैं। पूरा इसका कबल हज जो है पूरा ऑपरेशन होता है, पूरी प्लानिंग की जाती है। यहाँ से मदीना लेके जाते हैं, उनको ठहराते हैं पूरा, क्योंकि हमारे मेहमान हैं तो और ख़ास तौर से जो सरकारी कोटे पे जो जा रहे होते हैं उनको स्पेशल उनको दिया जाता है। बाकी इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर से जाते हैं जो अलग अलग एयरलाइन से भी कराते हैं। लेकिन PIA हर साल हज पे जो है खुसूसी परवाज़ें चलाता है, उसका शेड्यूल होता है, जाके कबल हज होता है, फिर बाज़त हज होता है। तो पूरा प्रोसेस के लिए इनके पूरे लोग तैनात होते हैं। और ये मतलब अगर दूसरे ममालिक से देखा जाए तो हमारी कौमी एयरलाइन पे हमें बहुत फ़ख्र है कि जब भी हज का ऑपरेशन का किया है तो आपने हिस्ट्री देखें, आपको कभी भी मसला नहीं देखा गया होगा। और पूरे मुल्क से हुज्जाज कराम जो हैं हज के लिए मक्का और मदीना जाते हैं और उसके लिए जो प्लानिंग होती है वो आप यकीन करें सबा 3 महीने पहले से प्लानिंग हो रही होती है। 3 महीने पहले से प्लानिंग का मतलब ये है कि खुसूसी परवाज़ें तमाम एयरपोर्ट पर खुसूसी इक़दामात कराची पे, क्योंकि उनको ईजी एक्सेस कराई जाती है ताकि वो इजीली जो है वो मूव करें। पूरी टीमें होती हैं क्योंकि जो खुसूसी परवाज़ के लिए स्पेशल लोग भी उनको ट्रीट करने के लिए रखते हैं। तो कुछ लोग तो ये होता है सब पहली दफ़ा जा रहे हैं। ये मिराज साहब जैसे हमारे सीनियर करेस्पॉन्डेंट वो गए थे लास्ट ईयर माशाल्लाह से। तो हम लोग भी दुआ करते हैं कि हम सब की, आपकी भी, हमारी भी बारी आए। तो ये है कि एक वो ऐसी ये है चीज़ कि हर किसी का ख्वाब है, हर मुसलमान का। और जब जाते हैं तो हम उनसे दुआएँ करते हैं। अभी भी गए तो इसमें ये बताऊँ कि जो हमें वीडियो आई PIA हुकाम की जानिब से, तो वहाँ पे भी मुल्क के लिए खुसूसी दुआ के लिए उनके लिए कहा गया है। और साथ में ही कहा गया है ख़ास तौर से पाकिस्तान की तरक्की और जो मुश्किलात है वो जल्द जल्द ख़त्म करने की दुआएं मांगी गई हैं। अब मेन ये है कि ये वो लोग हैं जो जा रहे हैं इतनी बड़ी जगह पे, तो उसके लिए उम्मीद है कि ये कौमी एयरलाइन को भी एक बड़ी वो फ़ख्र की बात है कि सारे 35,000 हुज्जाज कराम को लेके जाना, फिर लेकर आना, फिर बाकी सारी सर्विसेज ये भी देख रहे थे एविएशन। तो बताएंगे कि क्या और बताएं खुर्शीद भाई क्या इंतजाम हैं? आज़मीन हज के लिए मदीना में इंतजाम किए गए हैं। उसमें जो मस्जिद नबवी है उससे 500 मीटर के फासले पर जो वो रिहाइश रखी गई है, तो किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। फिर उसके अलावा वफाकी वज़ीर ने और दीगर जो हमारे इंतज़ामिया है हज ऑपरेशन की जितनी भी इंतज़ामिया है उन्होंने विज़िट किया कि किसी किस्म की भी एक लम्हे की भी परेशानी हुज्जाज कराम को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह के मेहमान हैं और अल्लाह ही इनको बुलाता है। तो फिर इनकी खिदमत पर जो अमला मामूर है तो वो भी एक सादत की बात है। फिर उसके अलावा रोड टू मक्का पाकिस्तान गवर्नमेंट ने शुरू किया
रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के तहत जो है वो इनकी इमिग्रेशन के तमाम मामला, जितनी भी दस्तावेजात हैं, पासपोर्ट हैं, इमिग्रेशन के तमाम मामला कराची में ही जो है वो हल कर लिए जाते हैं। इसके अलावा 47 रुकनी वफ़द जो है रोड टू मक्का का सऊदी अरब से पाकिस्तान आया था और अभी भी वो यहीं मौजूद है, कराची एयरपोर्ट पर, लाहौर एयरपोर्ट पर, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर। तो ये वो दुश्वारी होती है किसी भी पैसेंजर को कि उसकी इमिग्रेशन के मामला जो है वो एयरपोर्ट पर ही हल हो जाए, तो ये उसका इतना वजन हल्का हो जाता है कि वो बस सोचता है कि मेरा सारा काम आसान हो गया। तो ये भी एक खिदमत है कि रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के तहत जो है वो तमाम आज़मीन की इमिग्रेशन के मामला, दस्तावेज़ात की चेकिंग के मामला, पासपोर्ट की वेरिफिकेशन के मामला वहीं एयरपोर्ट पे ही हल हो जाते हैं, फिर ताकि उनको किसी किस्म की परेशानी ना हो। इसी तरह मक्का के मामला हैं, उनकी ज़ियारतें हैं, तमाम जो चीज़ें हैं बड़ी एक सिस्टमेटिक वे में जो है वो हज ऑपरेशन के लिए वफाकी वजारत मजहबी उमूर ने बहुत अच्छे इंतजाम इसमें किए। अच्छा खुर्शीद भाई, एक और जो खबर थी वो सामने आई थी जिसमें कि ऑपरेशंस, जो फ्लाइट ऑपरेशंस हैं वो कुछ बंद किए गए 1 माह के लिए, कुछ किसी वर्किंग प्रोसेस के तहत, कुछ इस हवाले से अगर अपडेट्स है तो शेयर करें। देखें, ये जो इस वक्त कशीदगी की सूरत हाल चल रही है पाकिस्तान और इंडिया की, इस सूरत हाल में हमारा जो एविएशन का जो महकमा है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि हमारी जो फ़ज़ाई ऑपरेशन है वो ख़ास तौर पर क्योंकि किसी भी किस्म की दुश्मन ममालिक की तरफ से जो है वो कोई एयर स्ट्राइक ना आ जाए ना, तो उस सारी सूरत हाल में हमने हमारे जो एविएशन का महकमा है उसमें तमाम जो फ़्लाइट ऑपरेशन हैं उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है। इंडिया की किसी भी फ़्लाइट को जो है वो पाकिस्तान की हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। और ये तमाम वो पहलू हैं जो मुल्क की हिफाजत के लिए मुमकिन तौर पर बरूए-कार लेकर आया जाता है। तो उसमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की अफवाज, उसमें बर्री, बहरी और फ़ज़ाई, तमाम ये तीनों हमारी अफवाज, उसके अलावा एविएशन डिपार्टमेंट इस वक्त फुल मुकम्मल तौर पर मुतहरिक है और चाको चौबंद है। हर मुमकिन उनकी कोशिश है कि किसी भी किस्म की हमारे मुल्क की तरफ कोई दुश्मन की मैली आंख भी जो है वो नहीं पड़नी चाहिए। इसलिए ये जो फ्लाइट ऑपरेशन है, उसके अलावा एविएशन का जो मामला है वो 1 महीने के तक जो है वो बंद किया गया है। देखें, तमाम तर वो ज़रूरी पहलुओं पर गौर फिक्र किया जा रहा है कि किसी भी सतह पर जो है वो हमारे मुल्क की जो सालमियत है, मुल्क की जो सरहदें हैं, चाहे वो फ़ज़ाई हों, बर्री हों, बहरी हों, उन पर जो हमारा 1% भी हम उसको रिस्क नहीं ले सकते। और दुश्मन की अगर मेरी आग पड़ी तो इंशाअल्लाह ताला हम भरपूर जवाब देंगे। बिल्कुल भरपूर जवाब दिया जाएगा। अच्छा जनाब, जिस तरीके से अब भारत जो है वो की जानिब से इल्ज़ामात का सिलसिला जारी है और वहाँ से एक के बाद एक जो है वो इससे सामने आती हैं कि पाकिस्तानी सोचने और हंसने पर मजबूर हो जाते हैं कि किस तरह के लॉजिकल बातें करते हैं और फिर खुद ही बातें करते हैं और फिर खुद ही फंस भी जाते हैं। अच्छा जनाब, इस हवाले से जहाँ पर हम बात करते हैं ना कि भारत ने अब गीदड़ भपकियाँ दिखाना शुरू की हैं, वहीं पाकिस्तान में क्या माहौल है? पाकिस्तान में सब यूनाइटेड है, चाहे कोई भी पॉलिटिशियन हो, किसी भी सियासी जमात से उसका ताल्लुक हो, सब एक पेज पर हैं और सब अपने मुल्क के साथ और पाकिस्तानी अफवाज के साथ हैं। इसी तनाजुर में जो है बिलावल भुट्टो ने भी बात की और इससे पहले वाला जलसा जो उन्होंने किया था उसमें भी उन्होंने यही बात की थी कि ये जो नदी है, जो सिंधु दरिया है, यहाँ पर या तो फिर उनका खून बहेगा या फिर हमारा दरिया बहेगा। तो इसी हवाले से अगेन बिलावल भुट्टो इज़ हाईलाइटेड और उनका कहना है कि जो मोदी है उसको सिंधु का गला जो घोटने की इजाज़त हम नहीं देंगे। अच्छा जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी को सिंधु का गला घोटने की इजाज़त नहीं देंगे। सिंधु पर हमला होगा तो फिर या तो सिंधु से पानी बहेगा या फिर उनका खून बहेगा। साथ साथ उन्होंने ये भी ऐड ऑन किया कि भाई हम जंग तो नहीं चाहते, हम तो पीस प्रोसेस को मानते हैं, मगर अगर आखिरी दम तक मोदी हुकूमत नहीं मानी तो हम भी आखिरी दम तक मुकाबला करेंगे और फिर हर हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मीरपुर ख़ास में जलसा किया था बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने, जिसमें उन्होंने ये बात की है। अशरफ भाई, जिस तरह से हमारी सियासी जमातें इस मामले पर अब एक पेज पर नज़र आती हैं और पाकिस्तान से जिस तरह से जवाब दिया गया है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो हमारे सियासतदान हो या जिस प्लेटफॉर्म से भी जवाब देना था, बड़ा मजबूती के साथ बड़ा स्ट्रॉन्ग रिप्लाई किया गया है। क्या लगता है आपको कि इंडिया कब तक जो है वो अब खुद ही हार मान के कहेगा कि गलती हो गई जी, हमसे माफ़ कर दें, हमने क्या महाज खोल लिया नया? देखें, पहले भी भारत हमेशा बड़कियां मारता रहता है। पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक की बात की, मुंह की खाई। इस दफ़ा भी आई तो पूरी दुनिया, यानी वो किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सके, कोई प्रूव नहीं दे सके इंटरनेशनली, क्योंकि इंटरनेशनल बाउंड्री होती है। अगर आप किसी मुल्क को आप चैलेंज कर रहे हो और इसने ये किया तो उसको आपको प्रूफ देना पड़ता है। और ये बैड लक हमेशा की तरह भारतीयों, बड़ा अफसोस है आप लोग के लिए कि आपके जो वज़ीर आज़म हैं जब भड़कियाँ मारते हैं तो उनके पास कोई प्रूफ नहीं होता है।
और इसका ये प्रूफ है कि उनके जो वहाँ के जहाँ पे ये अटैक हुआ था वहाँ पे पहलगाम पे, तो वहाँ पे जो उनका हेड थे आर्मी के उनको उन्होंने हटा दिया, क्योंकि उन्होंने बोल दिया कि पाकिस्तान से नहीं हुआ है, भारत के ही अंदर से हुआ है। तो उनको ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि सच कैसे बोल दिया, तो उनको हटा दिया। अब मसला ये है कि उन्होंने कहा कि हम जो है पानी जो है बंद कर देंगे। पानी तो दूर की बात, हमने जो अभी दिए हैं तो आपकी सांसें बंद हो रही हैं। हाँ। और भारतीयों को फिर बता दें, वो तो करे ना करे, हमने उनका फ्लाइट एयर स्पेस बंद किया है। कल मैंने खबर दी, मेरी खबर नहीं है, रॉयटर्स पे आई है। हाँ। और एयर इंडिया ने उनसे कहा है कि भाई तुमने जो फैसला किया है, पाकिस्तान एयर स्पेस बंद किया है। हाँ। उन्होंने लेटर लिखा है कि अगर ये एयर स्पेस पाकिस्तान का बंद रहा, हमें फ्लाई नो जोन पे ही रहने दिया, तो 1 साल में जो है 5,000 करोड़ भारतीय रुपए का नुकसान होगा। कितना? 5,000 करोड़ रुपए। मैंने नहीं कह रहा हूँ, ये उन्होंने खुद कहा है। ये एक एयरलाइन है इंडिया एयर, उनकी जो है 13 एयरलाइंस हैं जो कि चल रही हैं। 100 से 112 रोज की फ्लाइट्स होती हैं। और हमें जो इनको जो यहाँ यूरोप अमेरिका जाना है, तो 4 घंटे अमेरिका का इजाफी इनको रूट पड़ गया है, और यूरोप के लिए 2.5 घंटे का। तो आप ये देखें कि किसको नुकसान हो रहा है, वो गवर्नमेंट भी देखे, हमें और उनको क्या फर्क पड़ा है, क्योंकि जाना हमारे ऊपर से ही है, एयर स्पेस हमारा यूज करना है। और अभी तो हमने जो एक नया जो किया है, कल शेड्यूल आया है, और उसमें ये हुआ है कि सुबह 4 बजे से सुबह 8 बजे तक जो एयर स्पेस है हमारा डोमेस्टिक के लिए, वो भी शेड्यूल को रोक दिया गया है। अच्छा, हाँ, क्योंकि नोटम जो हुआ है कल। अब ये सारे वो फैसले हैं कि वो लोग भी उसमें आए हुए हैं, क्योंकि हमारा जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो मैसेज दिया है कि जहाँ से भी आना है हम रेडी हैं। सही, बिल्कुल। और कल आपने स्टेटस भी लगाया हुआ था ना, क्या अशरफ भाई ने कल स्टेटस भी लगाया था कि आजमाना नहीं है। और आज शुरू आप करोगे, खत्म हम कहाँ करेंगे, वो नजर आएगा। वो आपको 2019 याद होगा, वो चाय का कप कभी नहीं भूलेंगे, पानी तो दूर, हम दूध पत्ती पी लेंगे मगर आपको जवाब देंगे। चले जी, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो दीगर टॉप स्टोरीज पर डिस्कशन करेंगे। वेलकम बैक जी। एक और अहम खबर आपके साथ में शेयर करते हैं, और ये खबर कुछ इस तरह से है कि कलेक्ट्रेट ऑफ कस्टम्स इन्फोर्समेंट कराची चमड़े की आड़ में जनाब गधे की खालें बैरून मुल्क स्मगल करने की जो कोशिश थी वो नाकाम बना दी गई है। बड़ी कार्रवाई की गई है कलेक्ट्रेट ऑफिस की जानिब से। अशरफ भाई ज़रा इसकी डिटेल बताएं। आप मुस्कुरा भी रहे हैं और कुछ जो है वो छुपा भी रहे हैं, बस दोनों बातें बता दें आप। वो गधों पे बात आई तो मुझे कुछ याद आ गया था। वो गधे तो बहुत सारे हैं, आसपास भी बहुत सारे गधे। तो यहाँ पे ये है कि एक बहुत ज़्यादा फोकस हुआ है कि पूरे पाकिस्तान में जो है ना गधों की जो है स्मगलिंग की बातें हो रही थी। चाइना की जाती है, आसपास ममालिक भी जाती है, आसपास ममालिक गधे भी बहुत हैं, बहुत बातें भी करते हैं। तो ये है कि कलेक्टर ऑफ कस्टम इन्फोर्समेंट में जो है कार्रवाई की है SAPT साउथ एशिया टर्मिनल पर, और वहाँ उनको खुफिया इत्तला मिली थी। और जिस पे उन्होंने जाके जब कंटेनर को चेक किया तो वहाँ जो है गधे की खालें थी। 14,000 उसका वजन था, और जो मालियत है 8 करोड़ रुपए मालियत की। अब इसमें जो एक्सपोर्टर था उसने माल कुछ और दिखाया हुआ था। उनको जब शक हुआ तो वो जाके देखा तो ये कपड़े तो नहीं निकले, वो गधे की खालें निकली हैं। और गधे की खालें, तो ये मैसेज भी दे सकते हैं कस्टम इन्फोर्समेंट बड़ी कार्रवाई की है, कामयाब कार्रवाई हुई है। और इससे अगर आप देखें 8 करोड़ रुपए का माल था ये बेसिकली। 14,000 किलोग्राम वजन था और कंटेनर में रखा हुआ था। जो फुटेज हमने शेयर की है वो, तो उसमें ये है कि ये इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम पकड़ते हैं। ये कौमी खजाने को नुकसान पहुंचता है ना। आप एग्जाम्पल आप दे रहे हो, पुराने कपड़े या कुछ और पुरानी जैकेट्स वगैरह एक्सपोर्ट कर दिखा रहे हो आप, और उसमें आप चमड़े जा रहे हो, ये बहुत महंगा है ये। इसकी गधे की खालें जो है, फिर बोल रहा हूँ गधे की खालें, ये जो इतना फोकस करके। देखिए एक सवाल यहाँ पर बड़ा पैदा हो रहा है कि 14,000 तो खालों का वजन है, इसका गोश्त कहाँ गया? सही, वो बराबर में वो जो गधे आसपास आजकल बहुत कर रहे हैं ना, उनके पास गया होगा, वो तो सब कुछ खा लेते हैं। वो तो असल में मसला ये है कि ये तो बड़ी अच्छी बात है कि कलेक्ट्रेट ऑफिस की जानिब से ये कार्रवाई की गई। ऐसी कितने केसेस हैं जो कि अनरिपोर्टेड हैं, और इस तरह की कितने जो है वो चीज़ें स्मगल हो चुकी होंगी जो मतलब कितना नुकसान दे रही होंगी। ये अशरफ भाई, इसकी रोकथाम के लिए बाज़ाब्ता क्या कवानीन है? देखें, जो ये सेटअप आया था निगरान सेटअप, और उसमें जो है जो वज़ीर दाखिला और इनका सारा जब नई गवर्नमेंट ने टेक लिया, तो सबसे पहला हमारा था स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई। तो हुकूमत पाकिस्तान ने स्मगलिंग में सबसे पहले डॉलर की स्मगलिंग हो रही थी, याद था आपको? 340-350 पे डॉलर चला गया था। तो हुकूमत ने क्रैक डाउन किया। तो स्मगलिंग कौन कर रहे थे? यहीं के लोग हैं। वो डॉलर होल्डिंग कर रहे थे, डॉलर तेजी से जा रहा था। फिर
हुकूमत पाकिस्तान ने सख्त कार्रवाई की। सही। वज़ीर दाखिला ने कार्रवाई की, डॉलर की होल्डिंग हो रही थी, स्मगलिंग हो रही थी, वो सब ख़त्म हुआ बॉर्डर पे ये सब। तो उसके बाद क्या हुआ, रुपए की कदर में इस्तेहकाम आया। 2 साल हो रहे हैं डॉलर स्टेबल हुआ हुआ है, जिससे हमारे मुल्क के माशी अदद-ओ-शुमार बेहतर हो रहे हैं। साथ ही जो स्मगलिंग है मुख्तलिफ ममालिक से होती है, और यही लोग हैं कि जो मिल बांट के कौमी ख़जाने को, मुल्क को नुकसान पहुँचा रहे होते हैं। तो ये बताते हैं कि नियर अबाउट, सब आप हैरान होंगी, ये तो हम सिर्फ बता रहे हैं कि 8 करोड़ रुपए मजमूई तौर पर सालाना, पता है आपको 700 से 1000 अरब रुपए का नुकसान होता है मईशत को स्मगलिंग से। क्योंकि देखे ना, आप ये मैंने मोबाइल मंगाया स्मगल करके, इसके पैसे मैंने दिए हैं, लेकिन इस पर कस्टम ड्यूटी, एडिशनल ड्यूटी और सेल टैक्स नहीं दिया है। तो ये जो नहीं दिया है, तो मुल्क चलता किससे है? टैक्स से चलता है। तो जब स्मगलिंग कर रहे हैं तो जो स्मगलर्स हैं ना, उनको फ़ायदा हो रहा है, लेकिन मुल्क को नुकसान हो रहा है, क्योंकि लीगल तरीके से जो चीज़ें आ रही हैं। अब ये मोबाइल बताऊँ, ये स्मगल से आया है, तो ये 30,000 रुपए का है। अगर मैं इसको ऑफिशियल तरीके से मांगूँ तो 50,000 रुपए का, तो कौन सा मोबाइल लेंगे आप? सही बात है। ऑब्वियसली आप वही सोचते हैं ना कि जो आपको इजी कर मनी पड़ती है, वही आप फिर चीज़ चूज़ करते हैं। लेकिन मसला ये ना कि अब इसके रिफॉर्म्स के लिए या इसकी पकड़ धकड़ के लिए अशरफ भाई किस तरीके से मजीद इस निज़ाम को बेहतर बना जाए, किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है? अभी लाए हैं गवर्नमेंट वर्ल्ड बैंक के साथ मिलके फेसलेस। सही। जो पहले ही होता था ना कि मैं हूँ ये हूँ, हम दोनों मिलके मैंने बता दिया मेरा माल आ रहा है, इसको क्लियर कर दो। अप्रेजर जो होता है, कस्टम अप्रेजर ही होता है, जो माल आया उसको क्लियर करते हैं। अब इसमें माल क्या है, अप्रेजर फाइनल करता है। सही। ठीक है। अब ये हुआ है फेसलेस हो गया, यानी कि अब ऐसे पीटी पे एक कस्टम का एक अप्रेजर रूम बन गया, जिसमें हम लोग को खुसूसी तौर पर बुलाया था। वहाँ मोबाइल ले जाने पर पाबंदी है। सही। जो ऑफिसर्स हैं वो बैठे हैं, सुबह से लेकर शाम 2 शिफ्टों पे हैं। जब वो जाएंगे तो किसका माल है, क्या है, सिर्फ उस पर नंबर कोड होता है। ये माल आया है, इसकी ये इनवाइस है, उसके ऊपर सेल टैक्स, कस्टम ड्यूटी, ये सब वो इम्पोज कर देते हैं। यानी अब अगर आप देखें, जो मैं खबरें दे रहा हूँ, ये नवंबर से शुरू हुआ है फेसलेस, और ये चंद महीनों में ही जो आपकी टैक्स कलेक्शन है इम्पोर्ट पे, वो बढ़ने लगी है। वजूहत क्या है, वो जो जेब भरते थे ना करप्शन का, वो मामला खत्म हो गया है। अब वो अंदर ही बैठे हुए अप्रेजर। अब ये माल आया, ये कंटेनर खड़ा हुआ है, इसकी प्राइस है एग्जांपल $1 लाख। सही। $1 लाख पे जो इसकी कस्टम ड्यूटी, जो प्रोडक्ट बताइए, वो HS कोड डालते हैं और वहाँ पे उसकी आती है, उसको इंटर कर देता है। तो इसकी इनवाइस निकलती है, वो चली जाती है जिसको इम्पोर्टर को, वो पे करता है हुकूमत पाकिस्तान को। अब बीच में जो ड्रामे थे ना, अप्रेजर के और ये कस्टम एजेंट्स के, ये सब के ले लो दे लो, तो इसमें क्या होता था कि हुकूमत पाकिस्तान यानी मईशत को नुकसान पहुंचता था। तो अब ये हुआ है फेस, अच्छा इकदाम हुआ है, लेकिन अब इसके खिलाफ भी लोग नाराज हो रहे हैं, हमें खबरें देते हैं। मेन ये है कि एक अच्छी चीज़ है कि पूरी दुनिया, ये नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में ये चीज़ नई चीज़ आ गई है, ये पूरे दुनिया में है। और ये फेसलेस ये है कि बीच के लोग जो, क्योंकि पाकिस्तान आपको पता है एक पुराना सिस्टम चल रहा है, कोई नए जदीद पे हम आए नहीं है। फेसलेस किया है कि वो मैनुअल सिस्टम खत्म हो गया है, सब कंप्यूटराइज है। आपको नहीं पता है, आप बैठी हुई हैं, अशरफ का माल है या खुर्शीद का माल है, आपने इनवाइस बनाई, उस पर सेल टैक्स, FD ये सब लगाई। अब ये बताएं बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ रहा है। सही। अभी अगर हम देखें, हम आ गए हैं मई में। सही। तो मैं सिर्फ दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 5 महीने का जो हमने डाटा दिया है, तो पिछले साल के मुकाबले अच्छा खासा इजाफा है। इट्स मीन कि जो करप्शन करे तो अब उनको नुकसान और मईशत को फ़ायदा हो। चलिए जी, बहुत शुक्रिया अशरफ भाई इस वक्त हमारे साथ थे, और मेराज भाई हमारे साथ थे शो में। यह वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के जब बाद वापस आएंगे तो फिर एक और अहम टॉपिक है जिस इशू पर हम डिस्कस करेंगे, और आपको बताएंगे कि दुनिया भर में आज किस चीज़ का आलमी दिन मनाया जा रहा है। वेलकम बैक। तो जनाब, दुनिया भर में आज ट्यूना फिश का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन क्यों मनाया जाता है, इस दिन की क्या अहमियत है, और इस दिन बहुत सारे सेमिनार्स मुनक्किद होते हैं। इस दिन बहुत सारी जो है वो ऐसी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं जिसमें इस दिन की अहमियत और अफादियत के ऊपर बात होती है। तो इस पर बात करने के लिए आज हमें शो में ज्वाइन किया है मोहम्मद मौज़म खान ने, जो कि टेक्निकल एडवाइज़र WWF पाकिस्तान, एक्स डायरेक्टर जनरल मरीन फिशरीज डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड एक्स CEO फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं सर? आज के दिन की मुनासबत से जो है वो क्या बताना चाहेंगे कि आज का दिन जो है उसकी क्या अहमियत है ट्यूना फिश से रिलेटेड, और ये क्यों मनाया जाता है? ऐसा है कि अल्लाह ताला ने हमें जितनी नेमतें दी हम उसका शायद कभी भी शुक्र अदा नहीं कर सकते हैं। समुंदर भी जिस तरह हमारे पास इतनी बड़ी एक नेमत है, जी जी, और समुंदर के अंदर जो रिसोर्सेज हैं उनकी बेइंतहा रिसोर्सेज हैं। ट्यूना भी एक मछली है जो दुनिया भर के तमाम गर्म समुद्रों में पाई जाती है,
और पाकिस्तान में भी अच्छी बड़ी तादाद में इनको शिकार किया जाता है। तकरीबन सालाना ट्यूना या ट्यूना लाइक फिशेस को 50,000 टन हम सालाना पकड़ते हैं। अच्छा। और जो हमारे पास बदकिस्मती ये है कि हम उसमें से ख़ुद कुछ कंज्यूम नहीं करते। हम ज़्यादातर इसको जो ट्रेडिशनल चैनल के ज़रिए हम अपने पड़ोसी मुल्क ईरान को भेज देते हैं, लेकिन हमारे जो पाकिस्तानी इस मछली को नहीं खाते और ये दूसरे मुल्कों में। इसकी तो बड़ी डिमांड है और बड़ी ये तो अहम इकसाम किस्म की जो है वो मछली है। लोग तो कहते हैं जी जो स्पीशीज़ हैं अब वो ख़त्म होना शुरू हो गई हैं ज़्यादा माहीगीरी की वजह से। थोड़ा सा इस बारे में जो है वो बताएं कि ये क्या होता है, कौन से समंदरों में होती है, कहाँ होती है? ऐसा है कि दुनिया भर में कुछ जैसे ट्यूना हमारे पास है, उसकी 8 इकसाम हमारे पास मिलती हैं। अच्छा। जो उसमें सबसे कीमती इकसाम है वो येलो फिन ट्यूना कहलाती है, जिसे लोकल ज़बान में गेज़र कहते हैं। अच्छा। इसके स्टॉक दुनिया भर में कम हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान उन इलाकों में शामिल है जहाँ इसके स्टॉक अभी भी बेहतर कंडीशन में है। कुछ लिमिट ज़रूर मौजूद है और हम उस लिमिट के अंदर शिकार कर रहे हैं। सही। लेकिन जो हम इसको चूँकि सही तरह से इस्तेमाल नहीं करते हैं, हमारी कश्तियों में हम जाल की मदद से पकड़ते हैं। दुनिया के जिन मुल्कों में इसकी अच्छी कीमत मिलती है वहाँ ये हुक्स या कुंडियों की मदद से पकड़ी जाती है। जो पाकिस्तान में भी एक ज़माने में थी, जो हम ताइवान की मदद से करते थे 1991 से लेकर तकरीबन 2000 से। लेकिन उसके बाद ये हमारी माहीगीरी सिर्फ जाल पर मबनी है और जाल से पकड़ने वाली मछली को इतनी आसानी से खाया नहीं जा सकता और बेचा भी नहीं जा सकता। सही। तो जो सबसे पहले इसके रिसोर्सेज को तहफ़्फ़ुज़ देना, इसके शिकार को बेहतर तरीके से करना, इसको प्रिजर्वेशन करना, इसकी मार्केटिंग करना, इसका स्कोप अनलिमिटेड है। बल्कि ये जो इस साल की थीम है कि ट्यूना हमारा फ्यूचर है, तो पाकिस्तान के लिए भी ट्यूना एक फ्यूचर है। अच्छा सर, वो किस तरीके से पाकिस्तान इससे किस तरीके से फ़ायदा उठा सकता है और फ्यूचर में क्या जो है वो काम आ सकती है? अगर हम अपनी प्रेजेंट लेवल हार्वेस्टिंग जो 50,000 टन के अराउंड है जो ट्यूना, इसको इसी पे मेंटेन रखते हुए हम इसको सही तरीके से पकड़कर प्रिजर्व करके दुनिया की इंटरनेशनल मार्केट में बेचें, तो हम जो मौजूदा इनकम कमा रहे हैं उससे कम से कम 50 गुना ज़्यादा इनकम कमा सकते हैं। अच्छा। क्योंकि अभी जो हमारी ट्यूना है वो ज़्यादा से ज़्यादा 400 से 500 रुपए किलो के हिसाब से पड़ोसी मुल्क को हम भेज देते हैं। लेकिन अगर यही ट्यूना अच्छी कंडीशन में होगी और अगर ये हम सशीमी, जहाँ कच्ची ट्यूना खाई जाती है, उस मार्केट सुशी में भी बहुत ज़्यादा सुशी में भी इस्तेमाल होती है, लेकिन सशी में तो बिल्कुल कच्ची ट्यूना खाई जाती है। अच्छा, सही। तो वहाँ पर कीमतें हम बात कर रहे हैं $10 से लेकर $50 बल्कि $100 तक। जी। तो अगर उस मार्केट को हम टैप करते हैं, जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, WWF पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मदद से इन कश्तियों को चेंज करने के लिए कि ये बजाय जाल के अब हुक्स की मदद से पकड़ें, इस पे काम हो रहा है। सही। लेकिन ज़रा काम आसान नहीं है, डिफ़िकल्ट काम है। डिफ़िकल्ट काम है। तो उसके लिए हम कर रहे हैं। डिफ़िकल्टीज होती हैं क्या? डिफ़िकल्टी पहली बात है, किसी भी एक जो ट्रेंड चल रहा है उसको चेंज करना किसी भी शोबे के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है। माहीगीरों की पूरी कश्तियों को तब्दील करना होगा, उसके अंदर पकड़ने के मेथड को करना पड़ेगा। फिर जाल से अगर वो 100 मछलियाँ पकड़ते हैं तो ये हुक्स की मदद से पकड़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इनको 10 या 12 मछली मिलेंगी। तो उसको अगर अच्छी तरह से प्रिजर्व करेंगे तो फिर आपको उतनी कीमत मिलेगी जो आपकी मौजूदा कीमत से बहुत ज़्यादा है। तो बहुत बड़ी तब्दीली है, लेकिन हम इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह कामयाबी हमें यकीनन कदम चूमेगी। चलें जी, ठीक है। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जानेंगे, सर हमारे साथ में मौजूद है, कि ट्यूना जो फ़िश है उसकी स्पीशीज़ ख़तरे में क्यों है और पाकिस्तान के लिए फ्यूचर में कैसे काम आ सकती है, और सुशी में इस्तेमाल होने वाली ये ट्यूना जो है वो उसका क्या क्या मज़ीद फ़ायदा है, और ये कौन से पानियों में होती है और पाकिस्तान के कौन से ओशंस में होती है। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर। वेलकम बैक। तो ट्यूना फ़िश का आज जो है वो आलमी दिन मनाया जा रहा है और हमारे साथ जो हैं वो मोहम्मद मौज़म खान साहब मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से आप बता रहे थे कि क्यों ऐसा होता है कि पाकिस्तान में लोग ट्यूना फ़िश नहीं पसंद करते या नहीं खाते, क्या वजूहात होती हैं उसकी? ऐसा है कि पहली बात तो ये है कि हम पाकिस्तान में लोग बहुत चूज़ी हैं खाने के बारे में। बहुत सारी और कीमती मछलियाँ भी मिलती हैं, लेकिन ट्यूना चूँकि जब हम जाल से पकड़ते हैं और क्योंकि उसको अच्छी तरह से प्रिजर्व नहीं किया जाता, बर्फ़ की बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं लगाई जाती, फ्रीज़ नहीं किया जाता, लिहाजा अगर उस मछली जितनी भी सरफेस पे मछली मिलती है समुद्र की सतह पर, उनके अंदर
हिस्टामीन पैदा हो जाता है, जो ये वही केमिकल है जिससे एलर्जी होती है। अगर आपने उसको अच्छी तरह से प्रिजर्व कर लिया तो दुनिया की सबसे अच्छी मछली। अच्छा। लेकिन अगर आपने उसमें बर्फ़ नहीं लगाई तो हिस्टामीन प्रोड्यूस हो जाएगा। और अगर हिस्टामीन वाली आप मछली अगर खाएंगे तो एलर्जी होगी, सबसे पहले मुंह के दाने में रहेंगे और सारे इफेक्ट। तो ट्यूना फिश खाने का वैसे अगर आप इसको SOPs के साथ यानी तरीके के साथ अगर आप खा रहे हैं तो फिर फ़ायदा होता है इससे? बहुत ही जायकेदार मछली है, आप दूसरी मछलियों को भूल जाएंगे। अच्छा। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जब दुनिया की सबसे कीमती मछली है बिल्कुल, हाँ। जापान में 3 साल पहले जब ऑक्शन हुई थी तो 17 लाख रुपए की 1 किलो के हिसाब से बिकी थी। आप अंदाजा कर लें, हम 400 रुपए किलो मतलब जापान में 17 लाख रुपए में 1 किलो जी ट्यूना फिश। जी। ओह गॉड। असल में वो सुशी वगैरह और दूसरी चीज़ों के लिए बहुत उनकी हाई डिमांड है वहाँ पर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हाँ। तो हमारे पास वो मछलियाँ या उससे रिलेटेड मछलियाँ मिलती हैं। हाँ। तो हम 17 लाख को तो टारगेट कर सकते हैं, लेकिन 17 लाख शायद ना पहुंच सके, लेकिन हम उसके कम से कम 1/10 या 100 तक भी पहुंचना तो बड़ी बात है। जहाँ 400 रुपए किलो के हिसाब से बिक रही हो, हाँ, उसको हम बहुत कुछ बेहतर बना सकते हैं। बहुत कुछ बेहतर बना सकते हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि जिस तरीके से अभी आपने कहा कि पाकिस्तान में इतनी ये नहीं पसंद की जाती, नहीं जो है वो लोग खाते, तो अगर लोग खाना चाहें या फिर लोग चाहें कि इससे फ़ायदा उठाएं तो क्या उसको फिर बर्फ़ के साथ लगा के रखें, यानी कि उसको प्रॉपर SOPs के साथ रखें? क्योंकि ये डब्बा फ़िश के नाम से जो है ना ये फेमस होती है कि जी बन डब्बा फ़िश जो है ना ये इस तरह से होती है, तो इस बारे में थोड़ा सा बताएं। ऐसा है कि जो अगर कश्ती में पकड़ने का जो मेथड है, हाँ, उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको ताज़ा मछली मिल जाती है, हाँ, ट्यूना, आप उसे प्रॉपरली बर्फ़ में रख लीजिए और फिर आप उसे खा के एंजॉय कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि ये मछली चूँकि बहुत बड़ी होती है, अच्छा, और इसमें कांटे ना होने के बराबर होते हैं। इसको चिकन ऑफ द सी कहा जाता है क्योंकि इतनी जायकेदार मछली है। तो अगर प्रॉपरली इसको इसमें कांटे नहीं होते, कांटे बहुत ही ना होने के बराबर अच्छा होते हैं, बिल्कुल ना होते। जैसे हम टेक्निकल जुबान में जिसे लोग कहते हैं कि मछली में कांटे नहीं है, तो उन मछलियों में होते हैं जिसमें कांटे नहीं गिने जाते। सही सही। गोश्त इसका गाय के गोश्त की तरह लाल होता है ज़्यादातर स्पीशीज़ में। जो येलो फिन ट्यूना है उसका गोश्त जो होता है वो तकरीबन पिंक कलर का होता है। और ये चूँकि जो आप उससे बिल्कुल उस तरह की चीज़ें बना सकते हैं जो आप गोश्त से बनाते हैं, उतनी, बल्कि जायके में उसका फिर कोई मुकाबला नहीं होता। सही। पकड़ने का मेथड है क्योंकि समुद्र में ये किनारे पे नहीं मिलती, जितना दूर जाएंगे ट्यूना उतनी दूर मिलती है। अच्छा, मतलब डीप सी में थोड़ा जाना पड़ता है, खुले समुद्र में मिलती है। हमारी कश्तियाँ सोमालिया तक जाती हैं इसको शिकार करने के लिए। ओके सर, आज इसका जो है वो आलमी दिन मनाया जा रहा है, तो मैं चाहूँगी कि आज के इस आलमी दिन पर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे और क्या बताना चाहेंगे इस दिन की अहमियत के हवाले से? सबसे पहली बात तो है कि हमें अपने माहौल के बारे में अवेयरनेस करनी चाहिए। शायद बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता है कि पाकिस्तान में ट्यूना मिलती है या दूसरी मछलियाँ मिलती है। माहौल को बचाएं, अपने माहौल के बारे में समझें। हाँ। और ख़ास तौर पे जो समुंदर है वो इतनी बड़ी नेमत है कि हम उसका शुक्र अदा नहीं कर सकते हैं। तो उसके अंदर जो चीज़ भी पाई जाती है, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करें। अल्लाह ताला की नेमत है, उसे प्रॉपरली यूटिलाइज़ करें। सही। अगर हम करेंगे तो फ्यूचर हमारा है, सही, मुस्तकबिल हमारा है। समुंदर नेक्स्ट जनरेशन्स के लिए हम समुंदर ऐसा छोड़ के जाना चाहिए कि हमारी आगे चंद नस्लें उसी पे गुजारा करें। सही। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे शो पर आए और आज के दिन की मुनासबत से जो है वो आपने गुफ्तगू की। बिल्कुल ठीक बात की है कि बहुत सारे लोगों को तो शायद ये भी नहीं पता होगा कि ट्यूना फ़िश जो है वो पाकिस्तान में मिलती भी है। तो अपने समंदरों की हिफाजत करें, और जब आप समंदर की हिफाजत करते हैं ना, तो जिस तरह सर ने कहा कि आप अपने फ्यूचर के लिए एक अच्छा समंदर छोड़कर जाएं। और ये जो हेल्दी सिस्टम है ना, जो ओवरऑल इकोसिस्टम है, ये बड़ा हेल्दी होना चाहिए। इसका असर, इसका इम्पैक्ट आपके माहौल और आपके जो सोशल इफेक्ट्स हैं उसके ऊपर भी पड़ता है। तो जनाब, यहाँ वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आज जनाब बड़े ज़बरदस्त गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और सरप्राइज टॉपिक है आप लोगों के लिए, जो कि है कहानी घर घर की। लेकिन आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। तो जनाब, एक और अहम टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और ये टॉपिक है जी ससुर की कमाई और बहू नौकरानी। और ये बहुत सारे घरों में होता है कि भाई जो शौहर हजरात हैं वो कुछ कमाते नहीं हैं, और फिर जो सपोर्ट सिस्टम होता है उस लड़के के घर वालों का, चाहे ससुर कमा रहा हो, जेठ कमा रहा हो, सास कमा रही हो, सारा प्रेशर उस खातून पर आ जाता है जो बेचारी बहू उस घर में काम काज कर रही होती है। और फिर एक नया रिवाज भी आ जाता है कि जी हमारे घर में जो है वो हम मेड्स भी नहीं लगाते क्योंकि वो बहू मौजूद है ना। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रिफत और उरूसा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप दोनों, और इतने दिनों बाद आप दोनों आई हैं आज,
और वो भी ऐसे टॉपिक के ऊपर, तो बस आज तो फिर मजा आने वाला है। हमारा कमबैक भी बड़ा स्पाइसी तरीके से लेट्स हैव सम ये बड़े स्पाइसी टॉपिक के साथ जो है इनका कमबैक हुआ है। अच्छा बताएं रिफत ज़रा कि ये जो अब मैंने अभी जो आपको टॉपिक बताया, करे तो लड़की क्या करे, शौहर कमा नहीं रहा उसका, अब सास ससुर की खिदमत भी करनी है, घर वालों को भी देखना है, उस फैमिली में जो भी लोग रहते हैं जाहिर सी बात है उनकी खिदमतें भी करनी है, ना अलग जा सकते हैं ना वहाँ खुश रह सकते हैं। ऐसी लड़कियाँ क्या करती हैं? और फिर ऐसे जो ससुराल वाले होते हैं उनको ये भी नहीं होता कि वो किसी दूसरे की बेटी को घर लेकर आए हुए हैं तो वो जुल्म ना करें, एटलीस्ट वो उसी तरह ट्रीट करें जिस तरह अपनी बेटियों को करते हैं। सबा ये वाकई बहुत ही एक सैड सिनेरियो होता है एक लड़की के लिए, क्योंकि आपको पता है जब यही लोग रिश्ता लेने आते हैं लड़की के घर में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, अल्लाह का दिया सब कुछ है। भाई वो ये बातें तो सारी सुना देते हैं लेकिन वो मेंशन नहीं करते कि अब आपकी बेटी जब हमारे घर में आएगी तो हमने उसका क्या इस्तेमाल करना है, हमने उसके साथ क्या तरीके से ट्रीट करना है उसको, और हम उसको किस एजेंडा के साथ बुला रहे हैं। होता यह है कि डेफिनेटली एट द एंड ऑफ द डे घर के काम काज हैं, घर की जो जिम्मेदारियां हैं वो घर वाले ही फेस कर रहे होते हैं, हर काम नौकर नहीं करता, ठीक है यहाँ तक ये बात अंडरस्टैंडेबल है। लेकिन व्हेन यू टॉक अबाउट अ टीम वर्क, अगर आपने बहू ले आई तो क्या सिर्फ उसी की जिम्मेदारी है रोटियां देखना, सालन देखना? क्यों? क्योंकि वो फारिग बंदे की बीवी है, मियाँ भी फारिग है, लेकिन हमारी बड़ी बहू भी प्रोफेशनल है, हमारा बड़ा बेटा भी प्रोफेशनल है, उसके बच्चे स्कूल जाते हैं, तुम्हारे ससुर कमाते हैं, यू आर द फारिग पर्सन। तो आपने उसको एक फारिग लेबल करके वो सारी टसल फिर उससे निकलवा ली, तो आपने उसे क्या यूटिलाइज किया, मतलब उसकी ह्यूमैनिटी का आपने कितना ख्याल किया? अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये चीज आजकल दिन ब दिन कॉमन होती जा रही है कि ड्यू टू सर्कमस्टेंसेस या तो शौहर कमा नहीं रहा या अगर वो कमा रहा है वो कोई फ्रीलांसर है जिसकी बड़ी कोई हवाई रोजी है, कंसिस्टेंट सैलरी नहीं है। तो क्या वो मामा बुआ है ना, वो बेसिकली मामा बुआ हैं, क्योंकि जो मामा बॉयज होते हैं फिर वो मामा को छोड़ के तो कहीं जा नहीं सकते हैं ऑब्वियसली। अब पता है क्या, लड़के तो नहीं ये सोचते ना कि मेरी मम्मा सब देख रही हैं, पापा के पैसे आ रहे हैं, घर के बिल्स पूरे हो जा रहे हैं, वो ये नहीं सोचते कि यही किरदार जब फीमेल के ऊपर आता है ना तो थिंग्स चेंज अ लॉट। वो डायनामिक ही डिफरेंट है, वो तुम्हारे लिए सुबह उठ के पराठे भी बनाए, वो तुम्हें तुम्हारे फ्रेश ब्रेकफास्ट जैसे यू वांटेड और जैसे हर किसी को चाहिए क्योंकि उसको मुंह देना है सबको। अब वो एक डाउनवर्ड लेवल पर आ गई है कि आप हमारे घर के जो सतह है उस पर आप सबसे लोएस्ट लेवल पर हैं, तो आपकी ख्वाहिशात, आपकी पर्सपेक्टिव इस वक्त अकाउंटेबिलिटी में नहीं आते क्योंकि आप तो उसकी बीवी है ना। सही बिल्कुल। उरूसा, आप क्या कहना चाहेंगी इस सारी सिचुएशन पर, क्योंकि आप खुद माइंड ट्रेनर हैं और आपको पता है कि आपके पास इस तरह की स्ट्रेस लेके कितनी सारी लड़कियां होंगी कि जी उरूसा आप जल्दी से हमें जो है वो बता दें कोई हल, अभी वापस हमें जाना है क्योंकि जाके हमें बर्तन धोने हैं, क्योंकि हमारे ससुराल वाले जो है वो वेट कर रहे हैं। तो इस तरह की जो लड़कियां हैं वो तो मेरे ख्याल में कहीं उनको कहीं खुशी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, ना वो अपने घर को वापस जा सकती, ना वो ससुराल में खुश रह सकती, और अगर वो उस हाल में अपने शौहर को छोड़ देंगी तो लोग उनको कहेंगे देखो जी बुरा वक्त चल रहा था ना तो शौहर को छोड़ दिया इसलिए क्योंकि वो कमा नहीं रहा था, आज नहीं कमा रहा था तो क्या हुआ, कल कमा लेता, अच्छे बुरे का साथ तो देना ही चाहिए। अच्छा देखिए, सबसे पहली बात तो ये बुनियादी तौर पे मैंने अपने इर्द गिर्द ये देखा है, वैसे तो हमारे इर्द गिर्द ये आए दिन इस किस्म के मामलात होते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये उन घरों में ज़्यादा होते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे घर की जो मेड्स नहीं होती उनके घर ये जो लोअर क्लास होता है उसमें बहुत तादाद है इस किस्म की। आपने देखा होगा हमारी मेड्स काम कर रही होती हैं और वो कहती हैं जी शौहर जो है या तो नशे में मुब्तला है या फिर वो कोई काम नहीं करता, उसको काम नहीं मिलता, जाहिर वो करना नहीं चाह रहा, ठीक है, असल चीज़ तो यही है। तो उस क्लास में हमने ये ज़्यादा इस किस्म की स्टोरी सुनी है और इसमें ज़्यादातर तो यही होता है कि क्योंकि लड़की के जो फैमिली है वो इतना कोई स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं होता उनका, तो उसकी वजह से वो और लड़की को दबा देते हैं और वो एक स्टैंड जो उसका एक होना चाहिए अपने घर में, अपने ससुराल में, वो नहीं रह पाता और जिसकी वजह से वो आए दिन ताने सुनना और अपने घर वालों से अलग, ससुराल से अलग और दबाव और प्रेशर अलग के खाना पीना, बच्चों को देखना, सारा कुछ, तो वो एक एडेड प्रेशर बन जाता है। और इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि या तो वो अपने शौहर को समझाए, बैठ के अंडरस्टैंडिंग हो, एक कम्युनिकेशन हो कि मैं अकेले नहीं कर सकती। और आजकल के हालात भी सब आप देखें, इट्स नॉट पॉसिबल कि एक बंदा घर का कमाए, यू हैव टू ऐड ऑन, देयर शुड बी टू हैंड्स जो कि फाइनेंशियली आपके घर को बच्चे समेत देखे। आपका लोअर क्लास नहीं अफोर्ड कर सकता कि एक लोअर क्लास अफोर्ड भी नहीं कर सकता, लेकिन जो अपर क्लास में जो लड़कियों की शादी होती है ना उरुसा,
वो वाले आपके पास स्टोरीज आती होंगी या क्लाइंट्स आते होंगे कि अपर क्लास में भी ये प्रॉब्लम है कि बाप ही कमा रहा है, ठीक है, या सास कमा रही है या भाई कमा रहा है, लेकिन जो छोटा भाई है जिसकी शादी कर दी, या इनफैक्ट अगर बड़ा ही भाई है और वो नहीं कमा रहा है, तो उसकी जो वाइफ है वो मुस्तकिल एक स्ट्रेस में है, एक क्योस में है ना। हाँ। सब एक एहसास कमतरी रहती है हमेशा। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि वो लाइफस्टाइल जो शायद उसकी जेठ को, उसकी फैमिली को, उनके बच्चों को मिल रहा हो, वो शायद उसको नहीं मिल रहा हो, ना उसके बच्चों को मिल रहा है। मगर पूरा दिन खाना पकाने के बाद, मगर पूरा दिन मेहनत करने के बाद, मगर ताने सुनने के बाद, टॉन्ट सुनने के बाद ना, तो ये वाला सिनेरियो है। तो और सारा वक्त आपको डिपेंडेंट रहना है अगले पे। इसका मतलब आप सारा वक्त 24 घंटे इसमें हो टू प्लीज अदर्स। यानी कि मुझे खुश करना है उनको, मैं उनको खुश करूंगी तो शायद मुझे कुछ मिलेगा, तो शायद मुझे कुछ मिलेगा, मुझे थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट मिल जाए, इज्जत मिल जाए। बिल्कुल। इसका मतलब यू हैव टू बी अलर्ट ऑल द टाइम। आपको 24 घंटे उनकी सेवा करनी है। नहीं करेंगे तो ताने अलग मिलेंगे। तो ये एक एडिड प्रेशर आप क्रिएट करता है औरत के ऊपर के घर भी संभाले, खाना भी बनाए, फिर उनको हर चीज उनको परफेक्ट भी देनी है। नहीं देंगे तो अलग है, लोग क्या कहेंगे वो एक अलग कहानी है उनके ऊपर। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो एक खातून के ऊपर स्ट्रेस की सूरत हाल का शिकार है। अच्छा, जिस तरीके से भी रिफत आप ये सारी बातें सुन रही हैं और इन जनरल जिस तरह से हम बात करें कि ख़वातीन के जो मसाइल हैं घरों में या ससुरालों में होते हैं, रिफत इस तरह की जो लड़कियां होती हैं, जब ऑब्वियसली आप पीडियाट्रिशियन भी हैं तो आपको पता ही होगा कि माँ बनने वाली होती हैं या प्रेग्नेंट होती हैं, और इसी सूरत हाल में जब ये आपके पास आती हैं, क्या इनकी जहनी हालत होती है, किस तरीके की ये बात करती हैं कि भाई मैं परेशान हूँ या वट एवर आई एम वेरी हैप्पी? ये थोड़ा सा मुझे बताएंगे क्या इनकी हिस्ट्री आप? हाँ, बहुत एक ऑन पॉइंट बात आपने की, क्योंकि आई डिड हैव अ पेशेंट। अच्छा, ऐसे तो बहुत सारे आते हैं, बट दिस वन पेशेंट जो मुझे नहीं भूलती, इतनी पढ़ी लिखी फैमिली, जो अभी आपने मेंशन किया था कि स्पेशली चलो अनपढ़ जाहिल को तो समझ आता है कि वो तबका ही उस लेवल का है, उस तरह का। एक बहुत पढ़ी लिखी फैमिली थी, उसमें इमरजेंसी सी सेक्शन हुआ क्योंकि मदर को जो है ना ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा था, वो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई थी। अच्छा, लड़की थी, क्या ही उम्र होगी, 26-27 ईयर्स, ब्यूटीफुल गर्ल एंड वेरी एजुकेटेड। लग रहा है अच्छी फैमिली से आई है, खाती पीती फैमिली की है। 34 वीक्स के अंदर उसकी इमरजेंसी सी सेक्शन करना पड़ा क्योंकि बच्चे को भी खतरा था, माँ का ब्लड प्रेशर शूट हो रहा था काफी। अच्छा, खैर वी वर प्रिपेयर्ड फॉर द सिनेरियो, हम हर तरह से रेडी थे। हमने कहा चलो ठीक है, विल टेक केयर ऑफ द बेबी। बच्चा हुआ, फादर आया, क्योंकि हमारा टारगेट होता है सबसे पहले बाप को पता है और कोई दूसरा बंदा हमारे लिए इंपॉर्टेंस नहीं रखता। फादर को हम सब कुछ बताते हैं और फादर ही से हम इंटरेस्ट रहते हैं कि वो हमसे खबरें लेता रहेगा। उसका काम है वो खानदान वालों को हैंडल करे, खानदान वालों को। बेबी वाज अल्हम्दुलिल्लाह नॉट क्रिटिकल, बट बेबी रिक्वायर्ड एडमिशन इन द नर्सरी। अच्छा, 1-2 दिन तो हमने नर्सरी में बच्चे को ठीक ठाक रखा, तो फ्रॉम द वेरी सेकेंड डे ऑनवर्ड ससुर साहब आना शुरू हो गए। अच्छा, वेरी रिस्पेक्टेबल फेलो माइंड यू, बेटी बेटी करके बात करने वाले, बहुत ही डिसेंट फेलो। ही स्टार्टेड कमिंग कि आप मुझे बताएंगी, नाउ आई एम गोइंग टू बी द वन जो डेली आया करेगा आपसे काउंसलिंग के लिए और बच्चे की अपडेट। ससुर कह रहे फादर क्यों नहीं आएगा? बेटा नहीं, वो बच्चा है, उसको कुछ समझ नहीं आता, मैं समझदार आदमी हूँ घर का। चलिए ठीक है अंकल, आप समझदार हैं, बस अब आप ही आएंगे। तीसरे दिन मैंने अंकल को कहा, अंकल देखें, अच्छा अपना बच्चा जो है वो बच्चा है और जो दूसरे की बेटी आई है वो पूरी रिस्पॉन्सिबल है, वो बहू है, वो पूरी जिम्मेदारी निभाए। अच्छा, ये भी नहीं, उनकी तो साइकोलॉजी इतनी अजीब सी थी, टॉक्सिक, क्या बताऊं। मैंने उनसे तीसरे दिन कहा कि बेबी इज़ रेडी टू मीट द मदर, माँ डिस्चार्ज होने वाली है आप, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मदर आके बच्चे को देखे, बच्चे को माँ की आवाज़ सुननी चाहिए, वो कितना भी क्रिटिकल क्यों ना हो। मैंने कहा कि मदर को व्हील चेयर पे आप लेकर आए, मैं अलाउ करूँगी कि वो आके बेबी के पास बैठे। नहीं बेटा, उसका तो इस वक्त साइकोलॉजिकली बहुत अपसेट है, वो बिल्कुल भी बच्चे से आके नहीं मिल सकती, शी इज़ वेरी डरी हुई है, और वो जो है ना शी हैज़ नो कॉन्फिडेंस एट ऑल टू मीट द बेबी। आई वाज शॉक कि यार माँ है, जो भी है जैसी भी है, नहीं बेटा वो मिलने के काबिल ही नहीं है इस वक्त। सही, बहुत स्ट्रेस में है, उसने बहुत स्ट्रेस लिया हुआ है, मैं सब कुछ देखूंगा आके। अच्छा अंकल आए, देखें जो भी है। फिर भी बर्दाश्त मुझसे नहीं हुआ, 3-4 दिन के बाद तो मैंने जिद करना शुरू कर दी कि माँ आके देखेगी, क्योंकि मुझे उसको फीड कराना है बच्चे को। माँ आए देखे तो उसका फीड आए। पहले तो फीड भी रिफ्यूज कर रहे थे, वो दूध भी नहीं पिलाएगी। अच्छा, अल्लाह करके उन्होंने किसी तरह माँ को लेकर आया। एक डरी सहमी लड़की मेरे सामने आती है, कांपते कांपते वो इंक्यूबेटर के पास जाती है, बस मुझसे इतना पूछती है वो ठीक हो जाएगा ना? मैं कहती हूँ हाँ बेटा ठीक हो जाएगा, तुम परेशान क्यों हो रही हो? जी ठीक है। वो कांपती कांपती वापस चली जाती है, मियाँ का हाथ पकड़ के, पीछे सर पे ससुर सवार है उसके। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड हो क्या रहा है। मैंने उनका कहा सुना अज्यूम कर लिया कि वो वाकई डरी हुई है, शी हैज़ नो कॉन्फिडेंस, शी इज गोइंग थ्रू सम डिप्रेशन, तो वो काबिल बेचारी नहीं है ना कैपेबल सारी चीज़ों को। मैंने जब वो बच्चा उसके हैंड ओवर किया कुछ दिनों के बाद कि उसको ट्रेनिंग दूं मैं बच्चे को हैंडल करने की, इतना सा तो बच्चा था, तो वो बंदी ने उस बच्चे को गोद में उठा भी लिया। एक दिन के अंदर दूध भी पिलाना शुरू कर दिया, उसका दूध भी आना शुरू हो गया,
वो बच्चा 3 दिन में मैंने डिस्चार्ज भी कर दिया, सब कुछ ठीक था, मैं भी हैरान, मैंने कहा चलो वेरी गुड, सब कुछ अच्छा हो गया। A week later when she came for the follow up, वो 4 मिनट शायद उसको मेरे साथ गनीमत से अकेले मिल गए थे कि मैंने अंकल को कमरे से निकाला, he was still there, ससुर साहब वहीं थे, he was still standing on her head, no husband inside। मैंने अंकल को निकाला, अंकल मुझे फीडिंग सिखानी है इसको, can you just step out, क्योंकि she needs privacy। Only then he stepped out and she told me, वो मेरे आगे हाथ जोड़ के पड़ गई, thank you so much, this man is suffocating the hell out of me। क्यों? क्योंकि शादी के कुछ महीनों के बाद मियाँ की जॉब चली गई, घर ससुर का, फाइनेंस ससुर के, अब तुम्हारी हर खुशी गम मेरे हाथ में है। He controls them। मियाँ कुछ नहीं कह सकता क्योंकि वो बाप के ऊपर डिपेंडेंट है, और वो अपनी माँ और बाप के आगे ज़बान भी नहीं चला सकता, उसका कोई डिफेंस नहीं है क्योंकि वो हमेशा से मामाज बॉय रहा है। तो उसको फाइट बैक करना नहीं आ रहा, वो देख रहा है मेरी बीवी के साथ अनजस्ट हो रहा है। वो घर के स्ट्रेस की वजह से ब्लड प्रेशर हाई हुआ उसका, उसके स्ट्रेस की वजह से अर्ली डिलीवरी हुई, एंड स्टिल शी वाज द बैड गाय। उरुसा, इस तरह के जो केसेस आपके पास, हाँ आप जो ऐड ऑन करिए, बिल्कुल करिए। ये जो बात कह रही है ना आप, इसमें देखें जब कोई वालिदैन अपने बेटे को इस तरीके से शो कराते हैं या उसको गुफ्तगू में ऐसे करते हैं, ये तो बच्चा है, ये तो छोटा है, इसके ऊपर प्रेशर नहीं डालो, ये क्या फैसले लेगा, तो इस किस्म की बातों से ना वो जो इतना बड़ा बच्चा है आपका, वो फिर आगे डिसीजन मेकिंग नहीं ले पाता, और ना उसको लेने भी देते हैं माँ बाप। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी पोटेंट नहीं कर रहे उसके शोल्डर्स पे। सही। हालांकि उसके ऊपर एक और जिंदगी डिपेंडेंट है, यानी कि उसकी बीवी, उसकी फैमिली, बच्चे, और इस तरीके से करने से बच्चे जो उसका जो बेटा है उसकी भी सांसें तो वो जिसको कहते हैं अपने बेटे को कि ये तो बच्चा है, अभी ये नहीं समझ सकेगा, और बहू जो है वो सारी दुनिया की काबिलियत और सारी मैच्योरिटी उसके अंदर है, तो फिर इस तरह से तो ये इस तरह के जो लड़के होते हैं वो वाकई कभी कुछ नहीं कर पाते, और ये अंडर शेडो रहते हैं, ये इसी तरह से पेरेंट्स हो, भाई हो, उन्हीं के ज़रिए असर होते हैं, और फिर इनकी जो औलादें होती हैं ना वो भी इसी कॉम्प्लेक्स में बेसिकली उनके अंदर फिर कॉन्फिडेंस नहीं रहता। आगे बच्चों के लिए भी फैसला नहीं ले पाते, वो बस भटकते भटकते जो जिसने कह दिया, पप्पो ने कह दिया, कभी किसी खाला ने कह दिया, ऐसे कराओ वैसे कराओ, वो हमेशा फिर जो बीवी होती है वो हमेशा इस प्रेशर में रहती है कि अभी इनके खानदान से कोई कुछ बोलेगा और मेरे शौहर मानेंगे और फिर मुझ पे प्रेशर डालेंगे। तो वो जो शौहर का बीवी के साथ एक कनेक्शन होना चाहिए वो और कमजोर हो जाता है, बिकॉज शौहर की अपनी कोई सोच नहीं है, अपनी कोई थिंकिंग नहीं है, अपना कोई स्टैंड नहीं ले सकता वो अब, क्योंकि उसको पता है मेरे लिए हमेशा स्टैंड मेरे माँ बाप ने लिया या पुप्पी या खाला ने लिया, तो मैं तो ले ही नहीं सकता। क्यों सकता? तो इसका मतलब मुझे अब अपने फैसले पे कॉन्फिडेंस नहीं है। ऐसी सूरत हाल में आप दोनों हैं यहाँ पे मौजूद, व्हाट डू यू थिंक ऑन दैट? आपकी स्टेक क्या है कि लड़कियों को क्या करना चाहिए? क्योंकि देखिए अगर वो ज़्यादा कोई हाई लेवल का फैसला करती है इन दैट सेंस कि अगर वो ये सोचती जी मैं अपनी अम्मी के घर जाके बैठ जाऊँ, तो वो फिर बात वो ये जाती कि जो मामा वो आए हैं वो तो अपने फैमिली के साथ ही होंगे, तो वो तो फैमिली जो फैसला करेगी उसके ऊपर वही फैसला होगा। देखो सबा, दैट इज नॉट द सोल्यूशन ना, प्रॉब्लम से भाग जाना तो कभी भी सोल्यूशन नहीं होता। सही। आपने एक कमिटमेंट कर ली है और शादी एक बहुत मुतबर्रक रिश्ता है, वो दोस्ती वोस्ती की तरह तो नहीं है ना कि ब्रेक ले लिया, ब्रेकअप कर लिया। जी जी जी। तो अगर आप कमिटेड हैं अपने हस्बैंड के साथ, तो मेरा तो मशवरा यही होता है कि यार हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद योर हस्बैंड। पहले आप अपने हस्बैंड के साथ अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करो, फौरन से उसको ये बात उसके ऊपर टॉन्ट या किसी भी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये वाजे नहीं करो कि तुम तो बस स्पॉइल्ड ब्रैट हो, तुम तो बस जो है ना कोडिपेंडेंट। यहीं से कंटिन्यू करते रिफत आपकी बात को, यहाँ पर वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर डिस्कशन को मजीद कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। तो जनाब उरूसा हमारे साथ है, रिफत हमारे साथ हैं, और हम बात कर रहे हैं कि जी ससुर की कमाई और बहू नौकरानी, लेकिन बहू बेचारी करे तो क्या करे। चलिए जी, अगर ये कमाई जो है वो जेठ की हो, ये कमाई जो है उसके घर में उसके ससुराल में किसी भी शख्स की हो, तो वो बेचारी जो है वो बहू क्या करे, वो कहाँ जाए, उससे तो काम करना ही है। उरूसा, डू यू हैव एनी सोल्यूशन इस तरह के लोगों का जब आपके पास ये आते हैं स्ट्रेस लेके कि उरूसा हम स्ट्रेस में हैं, आप हमें जो है वो कोई एंटी डिप्रेसेंट सजेस्ट कर दें या कोई थेरेपी बता दें, आप क्या इनको सजेशन देती है? क्योंकि ये तो इनकी लाइफ टाइम प्रॉब्लम है, ये तो सॉल्व नहीं होनी है, तो फिर घर जाएंगे तो ये दोबारा इनका स्ट्रेस साइकिल शुरू हो जाएगा। देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इस किस्म के जो औरतें आती हैं मेरे पास, सबसे पहली चीज़ तो ये वो
अपने मसले का हल सोच ही नहीं सकती उस मसले में रह के। हाँ। तो आपको सबसे पहले तो उनको रिलैक्स करना पड़ता है, वो इतने ज्यादा एंजाइटी में होती है कि सोच ही नहीं सकती। उनको बस आगे सब कुछ अंधेरा सा नजर आ रहा होता है कि यू नो व्हाट, अब तो यही मेरी जिंदगी है, अब तो मुझे ऐसे ही रहना है। तो सबसे पहली चीज तो उनको आप रिलैक्स वगैरह करके उसके बाद आप फिर मजीद सोल्यूशंस हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे अभी ये बताने ही वाली थी कि आप पहले तो अपने शौहर के साथ बैठ के गुफ्तगू करें, अगर तो कम्युनिकेशन एक रास्ता बन सकता है जिससे हल हो सकती है चीजें, वो करें। नहीं हो सकता तो मैं ये मशवरा देती हूँ, फिर बड़ों को साथ बिठाइए, बड़ों को साथ बिठाएं। हाँ, और इस तरीके से गाइडेंस दें। लेकिन वो बड़े ही तो है ना जिन्होंने ये घर में ये क्योस ही माहौल क्रिएट किया है। अब अगर लड़की वालों के घर वाले बोलेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, वो कहेंगे जी ठीक है फिर आप हमारा बेटा भी रख लें और बहू भी रख लें, क्योंकि खर्चा असल मसला होता है, खर्चा आप उठा लेना। सबसे अच्छा हल ये होता है कोई ऐसी पार्टी जो ना उधर की हो ना इधर की हो, तीसरी की पार्टी जो है वो न्यूट्रल हो, वो बैठ के उनसे बात करे, देखो बेटा ये इशू हो रहा है और इसको रिजॉल्व करना है, तो कोई ना कोई ऐसी बीच की राह निकले जिसमें हम लोग हल कर सकें। और वैसे ज़्यादातर ऑनेस्टली जो हमने केसेस में देखा है, जब शौहर नहीं कमा रहा होता और तवील अरसे तक ऐसे चलता रहता है और हालात बिगड़ते जाते हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है संभलना और रिश्ते इस तरीके से खराब हो जाते हैं। फिर रिश्ते जो है वो इस तरीके से खराब होते हैं। रिफत, व्हाट डू यू से ऑन दैट? आपका असेसमेंट क्या है कि क्या करना चाहिए उन लड़कियों को जो बेचारी हमेशा अब इसी जो है वो मुब्तला हैं? अगर उनके हस्बैंड कमाएंगे भी एक लंबे अरसे के बाद तो वो पे बैक करने में लग जाएंगे कि जी इतने साल तो मेरे माँ बाप ने या मेरी फैमिली ने, मेरे बहन भाइयों ने मेरा किया है, अब दिस इज़ द टाइम ऑफ पे बैक। तो वो जो बेचारी लड़की है उसकी ज़िंदगी तो हो रही है ना बर्बाद। लेकिन वही बात है सबा, अ गुड अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ। शौहर को भी फ़ौरन से तो नहीं पता चलेगा, लेकिन वक्त के साथ साथ उसको एहसास दिलाना कि अगला बंदा एक सेक्रिफिशियल लैम्ब बना हुआ है, वो सारी कुर्बानियाँ दे रहा है, उसको भी एक, उसके लिए भी एक मरहला है, एक नए घर में नए लोगों के बीच में आकर आप इतने बड़े एक इम्तिहान में चले गए जहाँ पे आपका मेंटल और फिजिकल दोनों स्ट्रेस काउंट हो रहा है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका हस्बैंड थोड़ा सा ही सही लेकिन एम्पैथाइज करे सिचुएशन में, बिकॉज देन ओनली देन इट्स गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस। सही, अगर आपके पार्टनर को एहसास हो ही नहीं रहा है, डिस्पाइट एवरीथिंग, वो सब कुछ देख रहा है लेकिन वो बिल्कुल सुन बोना है या उसको फील नहीं होता कि ये कोई बहुत बड़ी बात है, तुम्हें 4 काम ही तो करने पड़ रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात, कौन सी कयामत आ गई, सर पे छत तो है तुम्हारी। बिकॉज उस बंदे के लिए सिग्निफिकेंट है कि सर पे छत है, बिल्स पे हो रहे हैं, पेट में खाना जा रहा है, दैट इज ऑल दैट मैटर्स इन द लाइफ। तो तुम्हें अगर 4 बर्तन धोने पड़ जाएं, झाड़ू पोछे लगाने लग जाएं, तो क्या ही बात है। तो उसको ये एहसास दिलाना कि एक इमोशनल अंडरस्टैंडिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक का अपना एक रुतबा होता है, तो आप एक ऐसे माहौल में जहाँ पे आपकी मेंटल हेल्थ भी मैटर करे और फिजिकल हेल्थ भी मैटर करे, वहाँ पे आपका हस्बैंड आपको या तो सपोर्ट करे। अगर एक दफ़ा उसको एहसास हो जाएगा, आज नहीं तो कल ही विल मेक एन एफर्ट कि मैं इस सिनेरियो को चेंज करूँ। ज़रूरी नहीं है हर बार इक्वेशन में कि वही बात कि आप पेरेंट्स को भी छोड़ दो, एक जिम्मेदारी उसके सर पे भी है कि उन्होंने मुझे किसी हद तक फाइनेंशियली सपोर्ट किया है, भले एक टॉक्सिक मेंटालिटी के साथ किया, लेकिन वो मेरी जिम्मेदारी है, मुझे किसी तरह उनके साथ रखना है। मेरा वक्त अच्छा हो जाएगा तो मैंने उनको सपोर्ट करना, लेकिन वो अपनी बीवी के लिए स्टैंड ले, वो अपनी बीवी के लिए स्टैंड ले। वही कामकाज है, वही घर है, वही जिम्मेदारियां हैं, लेकिन वो अपनी बीवी को एक घर के अंदर एक औकात दिलवाए और बीवी की भी वॉइस को थोड़ा ऑडिबल करवाए, घर में बोले कि यार इसकी भी ज़बान, ये भी कुछ बोल सकती है, इसकी भी कुछ मर्जी है, इसकी भी कुछ हालात हैं, शी ऑल्सो नीड्स अ ब्रेक। ठीक है, हम एक कपल हैं, हमारी अपनी कज़वाजी ज़िंदगी है, हमारी प्राइवेसी है, तो वो उसको वो प्रायोरिटाइज करेगा तो इसमें कुछ चेंजेस आ सकते हैं। वो अकेली लड़की पे डेस्परेट है, या घर पे जाए या वो किसी बाहर की बंदी को रिक्वेस्ट करे, जब तक उसका हस्बैंड विलिंग नहीं है, नथिंग एल्स कैन वर्क फॉर हर। और अगर हस्बैंड विलिंग नहीं है रफत, तो फिर क्या फाइनल डिसाइड करे, उसको क्या बेचारी को करना चाहिए? बहुत बड़ा डिसीजन, बहुत बड़ा डिसीजन। दिस इज अबाउट द होल, ये आपकी पूरी जिंदगी का वेट करे कि कल को अल्लाह मियां इनमें से किसी को उठा ले, अल्लाह माफ करे, वो ये करेगी ना कि यार अल्लाह बस अब इनके मैं जाने का इंतजार करूं कि ये तो बूढ़े हो गए और बस का बुलावा आ जाए, क्योंकि मेरी जिंदगी तो यही है। That's not going to change anything. तुम्हारा हस्बैंड ही जब कुछ चेंज नहीं करने जा रहा, तो तुम्हारे सास ससुर रहे या ना रहे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, ये अरूसा जिस तरीके से अभी इतनी जो बात की है रफ़त ने, और वो ये कह रही है कि भाई वो ये सोच रही होगी, बहू जो है वो ये सोच रही होगी कि भाई अब तो मेरे जी सास ससुर बूढ़े हो गए हैं और पता नहीं अब इनका कब बुलावा आ जाए, कब ये चले जाएँ, तो मुश्किल सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि शौहर तो अल्टीमेटली कमा नहीं रहा, वो तो फिर तो खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। नहीं, ये ख्याल दिल को बहलाने के लिए अच्छा है तो वो वाली
बात है, वो वाली बात है। ऐसा कुछ वो नहीं है कि वो अल्लाह ना करे उनको कुछ हो तो सही वही जो है मसले हल हो जाएंगे। मसले यहाँ के लिए आपको अच्छा हरियाली नजर आएगी, लेकिन इट्स नॉट लाइक दैट यू आर लिविंग विद द सेम पर्सन, ही इज द सेम पर्सन, ही हैज द सेम हैबिट। वो बदला नहीं है अनटिल अनलेस आप उसके अंदर आप वाकई कोई चेंजेस देखते फिर तो वो पता है क्या कहेगा, बीवी को कहेगा तुम कमा के लाओ। फिर तो वो बीवी को ये कहेगा कि चलो अब तुम कमा के लाओ, अब जो मुझे कमा के दे रहे थे वो तो पहले तो ये था ना कि कोई ऊपर से देखने वाला भी था, एक मॉनिटरिंग थी, अब तो वो भी नहीं है। वैसे ही उसको कोई इतना भाव नहीं देता था उसके घर वाले, तो अब तो और कुछ नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अब इस तरह तो मेरा ख्याल है दिस इज नॉट द सोल्यूशन अगर देखा जाए इन द लॉन्गर रन। और इन द एंड मियां बीवी को बैठ के खुद ही बात करनी चाहिए, और बीवी को खुद ही जो है वो दैट्स द ओनली सोल्यूशन यू कैन कम अप टू, जहाँ पे वो शौहर समझे भी उसकी बात को और उसके एंगल से उसकी नजर से देखे कि क्या है। यू नो जब आप किसी के नजरिए से देखते हो चीजों को तो आपको एक एंगल और नजर आता है, एक एंगल और नजर तो आई थिंक वो करना बड़ा जरूरी है, वरना फिर दिस इज नॉट द सोल्यूशन। दिस इज नॉट द सोल्यूशन। चलिए जी, रफ़त हमारे साथ थी और हमारे साथ जो है वो उर्वसा थी, और आज हमने पूरे इस टॉपिक की जो है ना वो एक कंक्लूजन यही निकाला कि इन दी एंड बहू को ही सब्र करना है, इन दी एंड जो है वो आपने दुआएं ही रखनी है, दुआएं ही करनी है, और आपने जाके अपने जो हस्बैंड है उससे बात करनी है कि भाई आप ठीक हो जाएं, क्योंकि आपकी वजह से किसी और बंदे की जो ज़िंदगी है वो भी स्टेक पर लगी हुई है, वो भी इस तरह से सेक्रीफाइस कर रही है, रोज़ाना सेक्रीफाइस कर रही है। आप तो पराठे तोड़ रहे हैं, पराठे खा रहे हैं, लेकिन जो बेचारी बना के ला रही है ना, उससे पूछें कि उसके दिल के ऊपर क्या गुजर रही है, क्योंकि उसको तो रिस्पेक्ट भी नहीं मिल रही है। अच्छा जनाब, यहाँ पर अब हम करेंगे इन दोनों का शुक्रिया, बहुत शुक्रिया रफ़त हमारे शो पे आई, उर्सा हमारे शो पे आई। अच्छा बातों बातों में ना मैं इन दोनों का थैंक्स करना ही भूल गई जी, ये इस तरह की अब हमारी एक फैमिली की तरह बन गए ये लोग कि मुझे ऐसा लगता है कि बस ये भी ना सिटी एट 10 का एक तरीके से हिस्सा ही है, क्योंकि आप लोग इनको इतना पसंद करते हैं और हमारे शो की ये लोग जान भी होते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद मिलवाएंगे आपको आपकी एक और पसंदीदा शेफ से। वो कौन है ये जानिए इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो जनाब अब ये सेगमेंट है हमारी शेफ़ का, और इस सेगमेंट में आज हम बात करेंगे कि गर्मियों में कैसे मज़ेदार के खाने जो हैं वो आप खा सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी डिशेस होती है जिनको खाकर जो है बाकी आप अट्रैक्ट होते हैं खाने की तरफ, वरना गर्मियों में लिटरली बड़ी गर्मी लग रही होती है और खाने भी जो है ना सामने रखे हुए दिल नहीं कर रहा होता कि आप खाएं। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है शेफ़ साइमा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, एक तो पहले आज शेफ़ साइमा जो हैं वो काफ़ी दिनों बाद हमारे शो पर आई, वजह तो मैं इनसे बाद में पूछूंगी, शो के बाद पूछूंगी, लेकिन अभी मैं इनसे ये पूछती हूँ कि गर्मियों में कौन सी ऐसी डिशेस होती हैं जो मज़े की डिशेस लगती हैं, आप स्पेशली दिन के टाइम पर जो है वो पका सकते हैं, खा सकते हैं। और सेकंड, अब जो वीकेंड है ना वो फ्राइडे से ही वीकेंड फील शुरू हो जाती है, फ्राइडे सैटरडे संडे, यानी कि अब जुमे की नमाज के बाद जो है वो लोगों को ये फील आना शुरू हो जाता है कि जी हमारा वीकेंड शुरू हो गया और अब इट्स टाइम टू सेलिब्रेट वीकेंड। तो क्या करें, जुमे वाले दिन क्या पकाएं, हफ्ते को क्या पकाएं और इतवार वाले दिन क्या पकाएं, क्योंकि इतवार वाले दिन जो खाना आप खा रहे होते हैं ना डेफिनेटली उसमें थोड़ा सा स्ट्रेस होता है क्योंकि मंडे को काम पे वापस जाना होता है। जी साइमा। जी सबा, मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगी कि जैसे आपने कहा कि आज से हमारा वीकेंड स्टार्ट हो गया, तो जो ख़वातीन होती हैं घर की, हाउसवाइफ्स कह लें या वर्किंग वुमेन भी, उनको पहले से प्लानिंग करनी पड़ती है कि भाई हम वीकेंड के लिए क्या मेन्यू बना लें ताकि उनका थोड़ा वीकेंड फ्री भी हो जाए और खाना भी मज़ेदार हो, फैमिली भी इंजॉय करे। क्योंकि वीकेंड ऐसा टाइम होता है कि जब पूरी फैमिली एक टेबल पर बैठकर खाना खा रही होती है। तो जैसे अगर आप मेरी बात करें तो मेरी भी यही थिंकिंग प्रोसेस होता है कि मैं अपना एक मेन्यू बना लूँ फ्राइडे सैटरडे संडे, सही कि मुझे क्या पकाना है। और आजकल जैसे आपको पता है बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हो गई हैं, तो गर्मी में बहुत रिच जो डिशेस होती हैं वो खाने को दिल नहीं चाह रहा होता। जैसे निहारी पाए आप अवॉइड कर रहे हो, बहुत ग्रीसी होता है, हेवी होता है,
तो यूजली हम ऑप्ट करते हैं ऐसी डिशेस जो कि लाइट लगें खाने में भी और अच्छी भी हों, जायकेदार भी ऑब्वियसली। तो मैं सजेस्ट करना चाहूँगी जैसे तहारी होती है, तहारी अगर आपने नाम सुना हो। हाँ बिल्कुल, तहारी मेरी अम्मी बनाती हैं, बल्कि अच्छा वो आपने बता दिया, अम्मी मेरे पहुंचने तक तहारी बना लीजिएगा। तहारी बनाएं और उसके साथ एक बड़ा ज़बरदस्त सा रायता बनता है जिसमें मैं दही के साथ थोड़ा सा टमाटर, खीरा और प्याज कद्दूकश करके सब कुछ एक साथ डाल देती हूँ। अच्छा, तो वो आपको दही भी मिल गई, वो आपको एक रायता भी मिल गया, उसमें वेजिटेबल्स भी आपकी चली गई, सैलेड सॉर्ट ऑफ सही। और आप उसको अच्छे मसालेदार अगर आप तहारी बना रहे हैं तो उसके साथ आप लोग सर्व कर सकते हैं। अच्छा, तहारी जो है वो मज़े की तहारी, एक तो आपने खुद रेसिपी बताई कि आप इस तरीके से तहारी, एक तहारी ऐसी कि वो लगे कि आप बिरयानी खा रहे हैं। जी बिल्कुल। लेकिन आपके पास चिकन अवेलेबल नहीं है। हाँ जी बिल्कुल। तो इसकी क्या हैक्स होती हैं, क्या ट्रिक्स होती हैं कि उसको आप बिरयानी का मज़ा दें? जी सबा, मैं अभी यही बताने जा रही थी तो आपने पूछ लिया। मैं ये बताना चाहूँगी कि इसके लिए आप लोग ये करें कि अगर आप लोगों ने बहुत फ्लेवरफुल तहारी बनानी है और चूंकि बच्चे अक्सर देखते हैं कि चिकन नहीं है तो हम नहीं खाएंगे, तो उनको थोड़ा सा धोखा भी दिया जा सकता है। सही। तो उसमें आप ऐड करें, जब आप अपना तहारी का मसाला भून रहे हो तो भूनने में आप 1 टेबलस्पून भर के बिरयानी मसाला ऐड कर दें। सही। चाहे वो रेडीमेड हो चाहे वो होममेड हो। सही। ठीक है, वो मसाला ऐड करने के बाद आपने उसमें 1 अदद चिकन क्यूब भी मिला देना है। अच्छा, ठीक है, चिकन क्यूब आप मिला लें। और अगर आप तहारी को चिकन स्टॉक में पका लें तो बस फिर तो आप समझें ख़त्म शुद्ध। अच्छा, ये तहारी जी। सही। तो मैं यूजली चिकन स्टॉक बना के रखती हूँ और मैं अपने हर किस्म के वो पुलाव जिसमें मुर्गी या गोश्त का यानी मटन का इस्तेमाल नहीं हो रहा, जैसे मटर हो गए, चने का पुलाव हो गया, ये सारी वो चीज़ें हैं जो गर्मियों में बहुत अच्छी लगती हैं दही के रायते के साथ। इसको आप चिकन स्टॉक में कुक करें तो इनका फ्लेवर ही एक अलग से निकल कर आएगा। सही। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें तो सब्जियां आ जाती हैं, बहुत सारी सब्जियां जो गर्मियों में बड़ी अच्छी अवेलेबल होती हैं और ठंडी सब्जियां होती हैं, वो जैसे हम लोग नॉर्मल बात करते हुए कहते हैं। तो उसमें आप भिंडी हो गई, प्याज वाली भिंडी आपने बना ली, ठीक है, उसके साथ आपने कोई भी अगर आप चाहें तो रोटी वगैरह भिंडी के साथ बहुत सारे लोग कबाब भी रख लेते हैं। कबाब बड़े अच्छे लगते हैं, कबाब बड़े लाइट होते हैं तो वो आप खा सकते हैं। हाँ। अच्छा, इसके अलावा मैं और एक बड़ा अच्छा ज़बरदस्त सा मेन्यू यहाँ बताना चाहूँगी। बेसन की रोटी। बेसन की रोटी, वाह वाह। बेसन की रोटी और टमाटर की चटनी साथ आप बनाएं। सही। और साथ में वही रायता हो या कोई भी एक आध। असल में गर्मियों में लोग ना चटनियों पे बड़ा फोकस करते हैं। ठीक है, सही, बिल्कुल। और आजकल कैरियों का मौसम है, कैरियाँ आ गई हैं, शायद अभी तक मैंने देखी नहीं है बट आ जाएंगी। तो हम लोग तो बहुत ज़्यादा कैरी की चटनी बना के मैं जार में स्टोर करती हूँ घर में। वो आप दाल चावल के साथ खाएं, चटनी, अचार आप लोग घर में भी लोग बहुत सारे बनाते हैं। तो इस टाइप के आइटम गर्मियों में बहुत ज़्यादा चलते हैं। सही। और फिर अगर हम बात करें रायते की, तो रायता सिर्फ एक किस्म का नहीं होता कि आपने दही में बस ज़ीरा काली मिर्च डाला एंड ऑल डन। रायते में भी अगर आप थोड़ी सी वेरिएशंस देना चाहें तो हमारे पास बैगन का रायता बहुत पसंद किया जाता है, लोग शौक से खाते हैं। लौकी का रायता आप लोग बना लें। उसको आप अगर किसी का दिल रोटी चावल खाने का नहीं चाह रहा तो इट्स अ फुल मील कि आप एक बड़ा बोल भर के रायते का दोपहर में खा लिया तो वो भी आपको दिन भर बड़ी अच्छी एक फीलिंग आती रहती है। अच्छा, अभी आज आप क्या बना के लेके आएंगी, ये जरा बताएं। जी सबा, आज तो मैं कड़ी बना के लेकर आई हूं। कड़ी और चावल। साइमा की जो कड़ी है वो थोड़ा दिखाई जाए कि साइमा जो कड़ी बनाकर लेकर आई हैं, तो साइमा से रेसिपी भी पूछना होगी इस कड़ी के बारे में कि भाई ये मज़ेदार जो कड़ी है। साइमा, आप रेसिपी भी बताते जाए, जो है वो हम जो है ये दिखाते भी जाएंगे, ज़रा बताएं कैसे बनाई हुई कड़ी के लिए मैंने जो बेस बनाया है, सबसे पहले तो उसका बेस हमें चाहिए होता है। उसके लिए हम लोग दही का इस्तेमाल करते हैं और ये प्रोपोर्शन में ही बनती है, यानी रेशो आपको देना पड़ेगा, अदरवाइज आप अपनी मर्जी से दही कम और दही ज़्यादा नहीं डाल सकते। यहाँ पर इस वक्त
मैं आपको एक रेसिपी बता देती हूँ लोगों के हिसाब से। अगर वो घर में ट्राई करना चाहें, मैंने इस वक्त 1/2 kg जो है वो दही लिया था, और दही में मैंने 4 टेबल स्पून, इससे ज़्यादा नहीं, सही ही 4 टेबल स्पून बेसन डाला। ठीक। और बेसन के साथ मैंने लाल मिर्च, नमक, हल्दी, हाँ। और नमक बल्कि ना डालें अभी, वो मैं आपको बताती हूँ क्यों। सही। लाल मिर्च, हल्दी और पिसा धनिया, ठीक है, थोड़ी सी हरी मिर्चें, ये सब मैंने एक जगह करके ग्राइंडर में पीस लिया। सही सही है। जब ये ब्लेंडर एक ब्लेंड मिक्सचर रेडी हो गया, हाँ। तो इसको मैंने पॉट में डालकर कुक करना है, बहुत सारे डबल अमाउंट में पानी के साथ। ठीक। क्योंकि आप जैसे इसको देगची में डालेंगी तो ये थिक होना शुरू हो जाएगा। तो आपने यानी जितनी कड़ी है ना, आपने उससे डबल अमाउंट का वाटर इसमें मिक्स करना है, हिलाते रहना है, और आपने इसको कुक करना है नियरली 45 मिनट्स। सही। अच्छा साइमा, कड़ी जो है, जैसे मुझे पर्सनली गाढ़ी कड़ी नहीं पसंद। जी, मुझे भी पतली पसंद है। पतली पसंद है, लेकिन क्या होता है कि 2 चीज़ें होती है। जो लोग गाढ़ी कड़ी बनाते हैं उसमें जायका होता है, लेकिन जो पतली वाली होती है ना, वो फिर कच्ची कच्ची सी रह जाती है, और उसके अंदर वो जो मसाला है या वो ब्लेंड नहीं हो पाता सही से, या आई डोंट नो उसकी क्या ट्रिक है। पतली कड़ी जो है उसको कच्चेपन से बचाने के लिए और उसके अंदर जायका देखिए, लोग जो है ना कच्चेपन को ख़त्म नहीं कर पाते हैं यूजुअली। तो कड़ी में कच्चापन नहीं आना चाहिए। तो उसकी नंबर 1 टेक्निक तो ये है कि जब आपने रनी आपने कड़ी रखनी है अपनी, उसको आप पहले एक बॉईल दें, अच्छा खासा जोश आना जिसे कहते हैं। उसके बाद आप उसको हल्की आंच पे करके भूल जाएं, छोड़ दें फॉर 1.5 आवर। आपने उसको पकाना है ताकि उसका कच्चापन खत्म हो जाए और आपकी कड़ी पतली नहीं होगी। आप कंसिस्टेंसी खुद चेक करते रहें। सही, उसकी कंसिस्टेंसी खुद चेक करते रहें। लेकिन जितनी देर पकेगी उतना ही अच्छा उसका मसाला कुक होगा। अच्छा, बहुत देर अगर कड़ी रख दो तो फिर ये भी यूजुअली होता है कि वो, हाँ, तो ये क्या होता है, ये क्या इशू होता है? जी, इनफैक्ट हमारे जो व्यूवर्स हमें देख रहे हैं वो हमें कॉल भी कर सकते हैं, और अगर उनको कुछ पूछना है कड़ी से रिलेटेड, किसी डिश से रिलेटेड, तो वो साइमा से पूछ भी सकते हैं। जी। देखें, बेसन जो है ना वो एक ऐसा इंग्रेडिएंट है कि वो जिस भी चीज़ में आप डालेंगे, लिक्विड चीज़ में, ठीक है, तो वो थोड़ी देर बाद गाढ़ा करता है। ठीक है। बेसन और कॉर्नफ्लावर, जैसे कॉर्नफ्लावर वर्क करता है ना गाढ़ेपन के लिए, हम ऐड करते हैं, तो बेसन भी कड़ी में बिल्कुल उसी तरीके, वही एजेंट की तरह काम करता है। सही। तो जब आपको लगे कि कड़ी बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो गई है, तो जब आप उसको दोबारा रीहीट कर रहे हो तो उसमें बहुत थोड़े अमाउंट का पानी मिला दें, गर्म पानी शामिल करें। ठीक है। दूसरा मैं आपको ये बता रही थी कि जब मैंने इसको ब्लेंड किया था, सारा ब्लेंडर में डाल के कुक कर लिया, जब फाइनल इसका बेस अभी कुक हो गया, पकौड़े नहीं डले हैं, सही, बेस कुक होने के बाद आपने इसमें नमक शामिल करना है। अच्छा, वो क्यों? कि हम आखिर में नमक क्यों डालते हैं? क्यों डालते हैं? सही। तो वो नमक हम इसलिए शामिल करते हैं, अगर आप पहले नमक डालकर इसको कुक करेंगी तो कड़ी और दही फट जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। फिर आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा उसको इंग्रेडिएंट्स को और उसको अच्छे से एक टेक्सचर लाने में। सही। तो मशवरा मेरा यही है कि नमक बिल्कुल शुरू में ऐड ना करें, मतलब कड़ी बनाते हुए शुरू में ऐड ना करें। जब आपकी फाइनली कड़ी का रेडी हो जाए, तो आप उसमें नमक ऐड करें और अपना चूल्हा टर्न ऑफ कर दें। फिर बात आती है हमारे पकौड़ों की। तो पकौड़े तो रेगुलर सबको बनाने आते हैं। सही। मेरी थोड़ी सी रेसिपी में डिफरेंस ये हो जाता है कि मैं अपने पकौड़ों में कद्दूकश किया हुआ आलू भी डालती हूँ। अच्छा, ये तो बड़ी डिफरेंट सी बहुत अच्छा लगता है कि कद्दूकश किया हुआ आलू भी आप कड़ी में डाल देती हैं, उसी की जो फुल्कियां होती हैं फुल्कियों के अंदर, पकौड़ों के बैटर में, और उसको कम पानी के साथ मैं उसको यानी पेस्ट बनाती हूँ। गाढ़ा पेस्ट होना चाहिए, तब आपके पकौड़े क्रिस्पी भी बनेंगे और सॉफ्ट भी रहेंगे, अंदर से गुठलियाँ नहीं बन जाएंगी, अंदर से गुठलियाँ उसकी नहीं बनेंगी। और देखें, कड़ी बहुत आसान चीज़ है बनाने में, अगर देखी जाए। जिनको बनाना आता है, जिनको नहीं आता वो मैस क्रिएट करते हैं फिर। सही। ठीक है। वो उसका मैं आपको थोड़ा सा ये अंदाज़ा दूँ कि लोग अक्सर पकौड़ों में लोगों के बीच में मोटी मोटी ना गुठलियाँ आती हैं। हाँ, बिल्कुल सही। साइड तो बिल्कुल सॉफ्ट हो गया, अंदर एक मोटा सा वो आ गया, चंक आ रहा है। तो प्लीज़ आप अपने को हमेशा छन्नी से 2 बार छानें। जब आप बेसन छानेंगे तो बेसन हो जाएगा लाइट,
सही, ठीक है। उसके बाद अब आपने सारे इंग्रेडिएंट्स मिलाने हैं फिर, सही ठीक है, और फिर आपने पकौड़े फ्राई करने। चले जी, कड़ी बनाने की बेहतरीन और सही तरकीब जो है वो हमें बताई है शेफ़ साइमा ने। बहुत शुक्रिया आप शो पर आए। थैंक यू सबा। अच्छा जनाब, शो का टाइम हो गया एंड अप और आज से स्टार्ट हो जाता है लोगों का वीकेंड ऑलमोस्ट। तो खुश रहिए, मुस्कुराइए और शो का फीडबैक देना बिल्कुल नहीं भूलिए। कीप वॉचिंग सीरियल 10।